नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद आज मौका मिला तो हमने सोचा जो नेमरा सुंडा वाला आगे का पोर्शन अपना छूटा हुआ था वहीं से आज कंटिन्यू कर देते हैं। काफ़ी लोगों की डिमांड भी थी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जिसके पीछे लॉजी लिख जाएगा, यानी एल फॉर लॉजी आ गया तो किस भाषा का शब्द होगा, ग्रीक भाषा का शब्द होगा। ठीक है, वहीं अगर किसी के पीछे कल्चर लिखा होगा तो लैटिन भाषा का शब्द होगा। तो मतलब इतनी बार हम इस बात को रिपीट कर चुके हैं कि हर आदमी को यह बात पता चल चुकी होगी। ठीक है, तो प्लांट पैथोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, पैथोस और लॉगस, दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, पैथोस मतलब रोग से संबंधित है। ठीक है, एलिमेंट शब्द से है, इसका अर्थ होता है रोग। ठीक है, लॉगी मतलब अध्ययन, कहने का मतलब इसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, रोगों का अध्ययन करते हैं। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी जो है वो कौन है, एंटोन डी बेरी है। ठीक है, जो पिताजी हैं भैया प्लांट पैथोलॉजी के कौन है, एंटोन डी बेरी हैं। बॉर्डेक्स मिक्सचर एक प्रकार की एक दवा है। क्या है ये, दवा है। कैसी है भैया, ये फंजीसाइड है। फंजीसाइड मतलब ये फंजीसाइड किस भाषा का शब्द है, लैटिन, जिसके पीछे साइड लगा होगा। ये साइड मतलब एक किल से संबंधित है। ठीक है, मारने से, जैसे अगर निमेटिसाइड है तो निमेटोड को मारेगा, फंजीसाइड है तो फंगस को मारेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा साइड है ये हमारा किल से संबंधित है, और फंजी मतलब फंजाई को मारने के लिए। बात समझ में आई। तो हमारा ये बॉर्डेक्स मिक्सचर एक प्रकार का फंजीसाइड है। किसने इसको खोजा था, पीएमए मिलार्डेट ने इसको खोजा था 1885 में। ठीक है, एक प्रकार की क्या है, फंजीसाइड है, याद रखना। आगे अगर हम लोग बात करें, व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाई, तो भैया ये रोग हैं, और रोगों के क्या होते हैं, कॉजल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, एक तो इसकी हम आपको लिस्ट दे देंगे आराम से, वैसे कुछ की हमने इंपॉर्टेंट लिस्ट आपको पहले ही जब हम पैथोलॉजी पढ़ाए थे तो उसमें दे चुके हैं, कुछ की इसमें लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो जो और इसके अलावा प्लांट पैथोलॉजी का एक सेशन हम और लेंगे। मतलब देखो पहले हमने जो भी पढ़ाया था, जब एग्ज़ाम जो है अपना ये यूपीपीएससी एग्रीकल्चर वाला था, तो हमने जितने भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाई थी सबने ब्रीफ पढ़ाई थी, क्योंकि हमारे पास समय जो है सीमा बहुत कम थी। इस बार जब जो हमारा सेशन चलेगा वो चलेगा लॉन्ग ड्यूरेशन वाला। ठीक है, तो पैथोलॉजी और मतलब या फिर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सेशन खत्म होने के बाद, जब ये नेमरा सुंडा वाला सेशन खत्म हो जाएगा तो एग्रीकल्चर हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें जब पैथोलॉजी आपको पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें आपको एक एक चीज़ क्लियर करके पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आपको कुछ कॉजल ऑर्गेनिज्म याद रखने पड़ेंगे, जितने कम से कम नेमरा सुंडा में है उतने तो आप याद ही कर लीजिए। तो वार्ट डिजीज या सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो भी इसको कहा जाता है। ये भैया होता किसके कारण है, सैंकिटियम एंड्रोबायोटिकम के कारण ये होता है। ठीक है, सैंकिट्रियम एंडोबायोट्रिकम। इसके अलावा बंसी टापा बनाना जो हमारा है किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। कौन सा वायरस है, बीबीटीवी वायरस। ठीक है, बनाना बंसीटाप वायरस, बीबीटीवी वायरस। इसको फैलाता कौन है, वेक्टर कौन है इसका, तो वेक्टर भैया इसका होता है एफिड। और जो बनाना में एफिड लगता है उसका साइंटिफिक नेम क्या है भैया, पेंटालोनिया नाइग्रोनरोसा। क्या नाम है एफिड का, पेंटालोनिया नाइग्रोनरोसा। ये भैया ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं बहुत आपको बैठ कर याद करनी पड़ेंगी, एक मतलब रट्टा मारना पड़ेगा। क्या, पेंटालोनिया नाइग्रोनरोसा। ठीक है, ये हमारा क्या है, एफिड है, जो बनाना बंसीटाप वायरस को एक जगह दूसरी जगह को ट्रांसफर करता है, यानी वेक्टर का काम करता है, वाहक का काम करता है। ठीक है, ऐसे ही लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके कारण होता है भैया, ये होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस के कारण। इसके कारण ही भैया क्या हुआ था, आयरलैंड में भैया अकाल पड़ गया था। अकाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेमाइन बोलते हैं। ठीक है, तो आयरिश फेमन किसके कारण हुआ था, यही लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण हुआ था। क्या होता है कॉजल ऑर्गेनिज्म, फाइटोपथेरा इन्फेस्टांस। कब हुआ था, 1885 में। याद रखना भैया। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें हम क्लब रॉट ऑफ कॉलीफ्लावर। ठीक है, क्लब रॉट ऑफ कॉलीफ्लावर ये हमारा होता है प्लाज्मोडिपोरा ब्रेसिकाई। ठीक है, किसके कारण हुआ था, प्लाज्मोडिपोरा ब्रेसिकाई, क्यों ब्रेसिकेसी से संबंधित है, कॉलीफ्लावर में हो रहा है, बेसिक यानी ब्रेसिकेसी कुल के सब प्लांट्स में होगा। ठीक है, कॉलीफ्लावर में हो रहा है तो कॉलीफ्लावर का कुल क्या है, ब्रेसिकेसी है। ठीक है, होता किसके कारण है, प्लाज्मोडिपोरा ब्रेसिकाई के कारण होता है। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुइस पाश्चर हैं। माइक्रोबायोलॉजी के फादर, सूक्ष्म जीव विज्ञान के फादर कौन है भैया, लुइस पाश्चर हैं। ठीक है, देखो पैथोलॉजी के एंटोन डी बेरी, माइक्रोबायोलॉजी के कौन, लुइस पाश्चर।
ठीक है। ऐसे ही फादर्स कुछ जैसे मिल्क के मतलब मिल्क मैन जिन्हें कहा जाता है, या व्हाइट रिवोल्यूशन के फादर कौन है, वर्गीज कुरियन है। ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर नॉर्मन बोरलॉग हैं। इंडिया में अगर व्हीट रिवोल्यूशन के फादर पूछा जाए कौन, एम एस स्वामीनाथन है। ठीक है। शब्द पूछा जाए किसने दिया है ग्रीन रिवोल्यूशन, तो किसने दिया था, विलियम गॉड ने दिया था। ये सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है। लुईस पास्चर क्या है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं। ऊज टेस्ट इज डन फॉर डिटेक्टिंग ऑफ, भैया एक टेस्ट होता है। ठीक है। एक ऊज टेस्ट होता है। ये टेस्ट क्यों किया जाता है, बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट किया जाता है कि भैया बैक्टीरिया इसमें है या नहीं है। इसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा हम लोग टेस्ट करते हैं, ऊज टेस्ट करते हैं। ठीक है। व्हाइट रस्ट जो हमारा क्रूसीफेरी में होता है किसके कारण होता है, एल्बिगो कैंडिडा के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पपाया मोज़ेक डिजीज इज वायरल, पपाया मोज़ेक भी क्या है, वायरल डिजीज है। इसको भी कौन फैलाता है, एफिडी फैलाता है। ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस कास्ड बाय हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, किसके द्वारा होता है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके कारण भी एक बार अकाल पड़ा था। कहाँ भैया अकाल पड़ा था, बंगाल में अकाल पड़ा था, इसलिए इसको बंगाल फेमाइन कहा जाता है। ठीक है। बंगाल फेमाइन के किसके कारण हुआ था, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। ठीक है। ब्राउन स्पॉट, भूरे धब्बे पड़ रहे थे राइस पे, कौन सा है भैया, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। एआरएस में पूछा गया 2010 में क्वेश्चन। ठीक है। सिस्टमिक फंजीसाइड इज डिस्कवर्ड बाई, भैया सिस्टमिक फंजीसाइड क्या होते हैं, सिस्टमिक फंजीसाइड, सिस्टम से समझो बात को। ठीक है। सिस्टम का क्या मतलब है कि मतलब जैसे ये मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, ये मान लो प्लांट है, जैसे आपने यहाँ पर दवा का छिड़काव किया, अब ये प्लांट क्या करेगा, इसकी जो लीव्स हैं इसको क्या करेंगे, दवा को एब्जॉर्व कर लेंगे अपने अंदर। ठीक है। जब दवा इसके अंदर एब्जॉर्व हो जाएगी तब भैया जैसे ही कोई फंगस इसके अंदर लगेगा, अब इसके अंदर दवा पहले से मौजूद होगी तो क्या करेगा, ये सिस्टम में के अंदर जब दवाई पहले से मौजूद होगी तो क्या होगा, कोई भी फंगस आएगा वो डेथ कर जाएगा। तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग क्या, सिस्टमिक फंजीसाइड। ऐसे ही हमारा क्या होता है, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड भी होते हैं। जब प्लांट भैया किसी इंसेक्टिसाइड को ऑब्जर्व कर चुका होता है तो जैसे कीड़ा उसको खाता है, सक करता है, वैसे भैया वो क्या करता है, डेथ कर जाता है। ठीक है। तो ऐसे हमारा ये, ठीक है, तो सिस्टमिक फंजीसाइड ऐसे काम करता है, ऐसे सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड काम करता है। ठीक है। आगे अगर हम लोग बात कर लें भैया, तो भैया ये हमारा जो है खोजा किसने था, क्वेश्चन ये है कि सिस्टमिक फंजीसाइड को सबसे पहले किसने खोजा था, तो भैया वान स्क्लैमिंग और कुल्का ने सबसे पहले क्या किया था, सिस्टमिक फंजीसाइड को खोजा था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कालीफ्लावर मोज़ेक वायरस, ये भैया हमारा डीएनए इसमें पाया जाता है। देखो मोस्टली जो हमारे मतलब जो प्लांट वायरसेस हैं, देखो प्लांट में वायरस पाए जाते हैं। ठीक है। कुछ एनिमल में भी वायरस पाए जाते हैं जो हम लोग में रोग फैलाते हैं। जो प्लांट वायरस होते हैं ना, ये मोस्टली कैसे होते हैं, आरएनए वाले होते हैं, जबकि जो एनिमल वायरसेस होते हैं मोस्टली डीएनए वाले होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं भैया जो प्लांट वायरस होने के बाद भी डीएनए से पाए जाते हैं और एनिमल वायरस होने के बाद आरएनए से भी पाए जाते हैं। उसी का एक एग्जांपल है हमारा कालीफ्लावर मोज़ेक वायरस। ये प्लांट में हो रहा है, कालीफ्लावर में हो रहा है, पत्ता गोभी में हो रहा है, लेकिन है किस प्रकार का, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसमें पाया जाता है, डीएसडीएनए इसमें पाया जाता है, डीएनए वाला है। ठीक है। क्वेश्चन इसीलिए कई बार पूछ लिया जाता है क्योंकि ये क्या है, थोड़ा सा एक्सेप्शन है। ठीक है। आगे अगर बात किया जाए, बैक्टीरिया यूज्ड इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल, अब भैया यहाँ तो स्यूडोमोनास फ्लोरिसेंस दे दिया है, तो एक ही बैक्टीरिया तो नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। जैसे हमारा जो है ब्यूवेरिया बैशियाना भी यूज़ होता है किसके तौर पर, इंसेक्टिसाइड के रूप में। स्यूडोमोनास फ्लोरिसेंस भी हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज़ होता है। कई सारे बैक्टीरिया हैं जो क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं क्या, ट्राइकोडर्मा हम लोग यूज करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के तौर पर। बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, यानी कोई बैक्टीरिया है या कोई फंजाई है, अब इस बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं हम किसी कीट को मारने के लिए। ठीक है। बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं किसको, कीट को मारने, नहीं हमारे लिए कैसा है, अच्छा वाला बैक्टीरिया है, बढ़िया बैक्टीरिया है। ये खुद कोई रोग नहीं फैलाता था, लेकिन ये क्या करता था, कीड़ों में कोई रोग लगा देगा। अब जिससे कीड़े मर जाएंगे, खेत के अगर कीड़े मर जाए तो हमारे लिए तो फायदेमंद है, नुकसानदायक जितने कीड़े थे वो मर गए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कई सारी चीज़ें यूज करते हैं। जैसे हम लोग सीड ट्रीटमेंट में ट्राइकोडर्मा यूज कर लेते हैं, इंसेक्टिसाइड के तौर पर ब्यूवेरिया बैशियाना यूज कर लेते हैं, या स्यूडोमोनास फ्लोरिसेंस यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा बैक्टीरिया बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज हो जाता है।
मोस्ट ऑफ प्लांट वायरसेस आर, आपको अभी बताए थे कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यानी एसएस आरएनए वाले होते हैं। ज़्यादातर जो हमारे प्लांट में वायरस पाए जाते हैं, लगभग 78% प्लांट में क्या होता है, एसएस आरएनए ही पाया जाता है। इसके अलावा कुछ डीएस आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी पाए जाएंगे। ठीक है, कुछ में हमारे जो है डीएनए पाए जाते हैं। उसी में एक एग्जाम्पल हम बताए थे, कालीफ्लावर मोज़ेक वायरस। ठीक है, आगे बात किया जाए द लार्जेस्ट सिंगल ग्रुप ऑफ प्लांट वायरसेस फैमिलीज पोर्टिविरिडी। सबसे बड़ी फैमिली कौन सी है वायरस की? जब हम आपको वायरल मतलब जब पैथोलॉजी डिटेल में पढ़ाएंगे तब वायरस की फैमिली, उसका मतलब पूरा किंगडम और स्पोर्ट्स वगैरह पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी इतना आप जान लीजिए कि सबसे बड़ी अगर पूछा जाए फैमिली कौन सी है तो पोर्टिविरिडी सबसे बड़ी फैमिली है वायरसेस की। ठीक है, आगे अगर बात की जाए कार्बोक्सिन या विटावैक्स जिसे हम लोग बोलते हैं, दुकान पे हम लोग ट्रेड नेम क्या है, विटावैक्स, यानी दुकान पे हम लोग विटावैक्स के नाम से मांगते हैं और कार्बोक्सिन उसका केमिकल नेम है। ठीक है, तो ये भैया किस में यूज होता है, स्मट्स में यूज होता है। ठीक है, स्मट लग जाता है, आप लोग कई जगह देखे होंगे बाजरे वगैरह में खूब स्मट लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग विटावैक्स का यूज कर देते हैं, स्मट हमारा सही हो जाता है। स्मट एक प्रकार का क्या है, फंगल से होने वाला रोग है। ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, अगर बात की जाए बाजरा में डाउनी मिल्ड्यू भैया किससे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। ठीक है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला से क्या होता है, बाजरा में हो जाता है डाउनी मिल्ड्यू। जनरली वायरस आर कंपोज्ड ऑफ, भैया वायरस हमारे किससे बने होते हैं, जनरली की बात छोड़ो, वायरस हमारे बने किससे होते हैं, तो भैया इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारा होता है न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए, और इसके साथ में दूसरी चीज़ें एक और होती है, उसे होती है क्या, प्रोटीन। तो यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर हमारा क्या बना होता है, वायरस बना होता है। बात समझ में आई? यानी भैया एक प्रोटीन का ऐसे कोट रहेगा, देखो ये प्रोटीन की एक कवर है। ठीक है, इसके अंदर भैया क्या रहेंगे, ऐसे मान लीजिए या आरएनए या तो डीएनए, आरएनए डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, वैसे पड़े रहेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, वायरस कह देते हैं। ठीक है, यानी प्रोटीन की कोट के अंदर डीएनए या आरएनए रहेगा, उसे हम लोग बोल देंगे कंप्लीट वायरस। भैया हमारा क्या हो जाएगा, वायरस हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्लैक रस्ट व्हीट। देखो भैया ये तीन रोग, गेहूं में तीन प्रकार के रस्ट लगते हैं। ठीक है, व्हीट में कौन से लगते हैं, तीन प्रकार के रस्ट लगते हैं। एक हमारा कौन सा होता है भैया, एक हमारा होता है ब्लैक रस्ट, एक हमारा होता है भैया येलो रस्ट, और तीसरा हमारा होता है कौन सा, ब्राउन रस्ट। ठीक है, एक काला है, एक पीला है, एक भैया भूरा है। ठीक है, ब्लैक, येलो और ब्राउन। अगर बात किया जाए भैया ब्लैक रस्ट की, तो ये भैया किसके कारण होता है, अगर बात कर लें हम लोग क्या, ब्लैक की बात कर लें अगर हम लोग, तो ब्लैक भैया किसके कारण होता है, पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई। याद रखना पीजीटी भैया कर लेता है कौन, काला आदमी जो होता है वो पीजीटी कर लेता है। ठीक है, पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई। इसके अलावा दूसरा जो हमारा होता है येलो होता है। ठीक है, येलो, इसमें होता है येलो रस्ट में क्या है, जो पत्तियों की धारियां, जैसे गेहूं की पत्ती है लंबी लंबी होती है ना, इसकी जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप यानी धारी। ठीक है, स्ट्रिप हमारी क्या हो जाती है, पीले रंग की हो जाती है। कुछ कुछ ऐसे हमको भैया ये स्ट्रिप हमको पीले रंग की दिखाई देने लगती है, ये बीच में धारी जो है ऐसे पीले रंग की दिखाई देने लगती है। ठीक है, इसीलिए इस रोग को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिप डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, और भैया कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, पक्सीनिया। स्ट्रिप है तो इसीलिए हम क्या कह देंगे इसको, स्ट्रीफॉर्मिस। क्या कह देंगे, स्ट्रीफॉर्मिस। ऐसे ही हमारा ब्राउन रस्ट होता है। ब्राउन रस्ट में भैया क्या होता है, ब्राउन रस्ट में हमारा होता है पक्सीनिया रिकॉन्डाटा। क्या होता है, रिकॉन्डाटा। देखो ब्राउन में बी आर आ गया तो इधर भैया पी आर आ गया। ठीक है, पक्सीनिया रिकॉन्डाटा। अब आराम से आप याद रख सकते हैं क्या क्या, ब्लैक के लिए पक्सीनिया, ब्लैक के लिए क्या कर ले, पीजीटी पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई। येलो के लिए क्या कर ले, स्ट्रिप यानी धारी पे येलो हो रहा था इसलिए पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस। ठीक है, स्ट्रिप पे होने वाला रोग क्या है, स्ट्रीफॉर्मिस से होगा। ठीक है, इसके अलावा ब्राउन की अगर हम लोग बात कर लें तो आर आ गया भैया, तो पक्सीनिया क्या होगा हमारा, रिकॉन्डाटा। ठीक है, आर से हो जाएगा, तो आसानी से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लैक पूछा गया था, हमने आपको तीनों बता दें, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, द प्रोटीन आर कंसाइडर्ड टू बी इन्फेक्टियस प्रोटीन विच हैज़ नो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा देखो भैया, इनमें इन्होंने क्या बताया कि भैया यहाँ पर एक इन्फेक्टियस प्रोटीन है, यानी एक प्रोटीन है ये, इसके अंदर कोई भी न्यूक्लिक एसिड, जैसे वायरस में हमने आपको क्या बताया था, दो चीज़ें बताई थी कि एक भैया प्रोटीन होगी उसके अंदर ऐसे न्यूक्लिक एसिड बना रहेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग बोल देते थे क्या क्या, वायरस बोल देते थे। लेकिन मान लो ऐसा हो कि भैया ये प्रोटीन कोट तो बनी हुई है, जो ये प्रोटीन कोट है ये बनी हुई है, लेकिन इसके अंदर कोई न्यूक्लिक एसिड है ही नहीं। अब ये प्रोटीन कोट ही हमारी क्या है, इन्फेक्शन फैला रही, इन्फेक्टियस है ये प्रोटीन। तो ऐसी प्रोटीन को हम सिर्फ क्या बोल देते हैं, प्रियॉन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्रियॉन्स।
यानी इन्फेक्टियस प्रोटीन है लेकिन उसके अंदर कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रियॉन्स बोलते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियॉन है, वायरस है, वायरॉइड है, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज को आपको क्लियर कर रहे हैं, याद रखना भैया। अगर मान लो क्या है, सिर्फ इन्फेक्टियस प्रोटीन है तो प्रियॉन है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है तो ये क्या है, वायरस है, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर इज प्रोड्यूस्ड बाई, भैया जो हमारी समुद्र में पाई जाती है रेड एल्गी, लाल एल्गी पाई जाती है, उसी का साइंटिफिक नेम क्या है, एनाबेना नॉस्टॉक होता है। क्या होता है, एनाबेना नॉस्टॉक। उसी से भैया एक चीज बनाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, अगर, ठीक है, बात समझ में आई। जो हमारा भैया समुंदर में रेड सी एल्गी पाई जाती है, रेड सी एल्गी का नाम क्या होता है, एनाबेना नॉस्टॉक। क्या होता है, एनाबेना नॉस्टॉक। इसी एनाबेना नॉस्टॉक से एक चीज बनाते हैं हम लोग जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, अगर, जो हम लोग जब प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा काम आती है, ठीक है। आगे अगर बात करें, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो बता चुके हैं किससे होता है, सैंकिटियम एंड्रोबायोटिकम से। और भैया इसी के कारण जो आलू है वो हमारा पोटैटो इन द कंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड टू दार्जिलिंग हिल। ऐसा भैया आलू जिसमें वाट डिजीज लगा हो उसको हमने कहाँ रिस्ट्रिक्ट कर रखा, दार्जिलिंग। जैसे अभी कोरोना फैला था तो हम लोग क्या करते थे, लोगों में क्या करते थे, रिस्ट्रिक्शन लगा देते थे कि भैया जिनको कोरोना हो गया है वो क्या करें, एक ही जगह पर बने रहें, एक जगह दूसरी जगह नहीं जाएंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, क्वारंटीन बोलते थे। ऐसे ही आलू में अगर वाट डिजीज लगा हो तो उसे क्वारंटीन कर दिया गया, कहाँ पर, दार्जिलिंग हिल्स में। तो भैया वो दार्जिलिंग हिल में रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, ठीक है, वहां नहीं जा सकता। दार्जिलिंग हिल्स आलू के लिए फेमस है, वहां अच्छा खासा आलू पैदा होता है वेस्ट बंगाल में, तो वहां पर भैया हम लोग नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। माइकोप्लाज्मा इज सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन। अब भैया जितने भी रोग हमारे माइक्रोप्लाज्मा से होने वाले होंगे उनके लिए हम टेट्रासाइक्लिन वाली दवाओं का यूज कर लेंगे, क्योंकि भैया माइकोप्लाज्मा किससे डरता है, टेट्रासाइक्लिन से डरता है, ठीक है। पहला ट्रांसजेनिक प्लांट वाज डेवलप्ड इन वर्ल्ड, मतलब भैया पूछ रहा पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा बनाया गया था दुनिया में, पहला ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट अब आप लोग पूछेंगे होता क्या है, देखो भैया कुछ ना कुछ उसके जीन में परिवर्तन कर दिया गया हो। जैसे मान लो भैया जो हमारा प्लांट है, ठीक है, नॉर्मली प्लांट है, इस प्लांट में क्या होगा, प्लांट में भैया पाए जाते होंगे क्रोमोजोम, ठीक है, इन्हीं क्रोमोजोम्स पर पाए जाते होंगे क्या, जीन। अब इन जीन्स के बीच में एक होता है क्या, जेनेटिक कोड, ठीक है। अब कुछ ना कुछ या तो जीन में या तो जेनेटिक कोड में हम लोग परिवर्तन कर दें, ठीक है, म्यूटेशन के द्वारा, किसी भी प्रक्रिया के द्वारा, या फिर नया जीन को इंट्रोड्यूस करवा दें, इस क्रोमोसोम में नया जीन इंट्रोड्यूस करवा दें, जिसके कारण कभी कभी क्या होता है, कोई रोग या कीड़ा से वो प्रतिरोधक क्षमता उसकी बन जाती है, उसमें वो रोग कीड़ा नहीं लगता है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को जिसमें हमने कुछ ना कुछ चेंज किया है जीनोटाइप में, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जीएम प्लांट जिन्हें हम लोग बोलते हैं। तो ऐसा जीएम प्लांट या ट्रांसजेनिक प्लांट पहला कौन बना था, तंबाकू में बना था भैया, ठीक है, तंबाकू में पहला जीएम प्लांट बना था। अगर बात किया जाए भैया, अब जो है, अब जैसे हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे बात करें, बीटी कॉटन हमारा क्या है, बीटी कॉटन एक प्रकार का हमारा क्या है भैया, ट्रांसजेनिक प्लांट है। बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस एक बैक्टीरिया है, इसको हमने इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया कॉटन में। अब भैया इसमें क्या होता है, इस बैक्टीरिया के कारण भैया इसमें जो कॉटन बालवर्म लगता था, कॉटन बालवर्म जो लगता था जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक था, वो भैया अब काम वो अब अटैक नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके आगे क्या, एक बैक्टीरिया लगा हुआ, उस बैक्टीरिया को खाते वो मर जाएगा, इसलिए वो भैया नहीं खा पाता है बीटी कॉटन को। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चेंज लाते हैं, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। और ऐसा तंबाकू में विश्व भर में पहला प्लांट कौन सा था जिसपे बीटी बना था भैया, बीटी टोबैको सबसे पहले बना था, याद रखना इस चीज को, ठीक है। द डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पर्ल मिलेट इज सप्रेस्ड बाई क्लोरीन। भैया डाउनी मिल्ड्यू जहां पर भी लग रहा हो, पर्ल मिलेट यानी बाजरा में, डाउनी मिल्ड्यू बाजरा में लगता है तो किससे कंट्रोल करेंगे, क्लोरीन से। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आरएएस प्री में भी पूछा गया था और कई बार और भी पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखना, पर्ल मिलेट में यानी बाजरा में डाउनी मिल्ड्यू लगता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करेंगे, क्लोरीन का यूज करेंगे। क्लोरीन वाली दवाइयाँ जितनी भी होंगी उनका यूज करेंगे, किसके लिए, डाउनी मिल्ड्यू व पर्ल मिलेट, यानी भैया क्या होगा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, ठीक है। आगे बात करें भैया, लूज स्मट पैथोजन ऑफ व्हीट कैसा होता है भैया, इंटरनली सीड बार्न होता है। लूज स्मट ऑफ व्हीट जो हमारा है भैया कैसा होता है, इंटरनली सीड बार्न होता है। देखो होता क्या है, ये भैया सीड के अंदर इसके स्पोर पड़े रहते हैं लूज स्मट के,
ठीक है, जो गेहूं का हमारे सीड होगा, इस गेहूं के सीड के अंदर ही क्या होगा, लूजस्मट के स्पोर पड़े रहते हैं। इसीलिए जब हम लोग क्या करते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर देते हैं गेहूं का, क्या कर देते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर देते हैं गेहूं का। ठीक है, लुथरा ने खोजा था, अब या फिर जो हमारा लुथरा ने खोजा था, तो हम क्या करते हैं इसको भैया टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ले जाके इसको भैया क्या करते हैं, मतलब गर्म पानी को गर्म करके उसमें गेहूं डाल के निकालते हैं। इससे होता क्या है, जो भैया सीड के अंदर स्पोर पड़े होंगे वो सारे मर जाएंगे, तो लूज स्मट नहीं लग पाएगा, क्योंकि एक ऐसा डिजीज है सीड बॉर्न है, वो भी किस प्रकार का, इंटरनली सीड बॉर्न है। ठीक है, याद रखना लूज स्मट। आगे बात करें, वन ऑफ फैक्टर काजिंग मालफॉर्मेशन ऑफ मैंगो, भैया पूछ रहा मैंगो में मालफॉर्मेशन जो हो जा रहा है, गुच्छा रोग जो हो जा रहा है, वो किसके कारण हो रहा है। एक फंजाई भैया है, एक कारण फंजाई, और भी कारण है जिसके कारण जो है मालफॉर्मेशन, मैंगो मालफॉर्मेशन होता है, लेकिन मोस्टली जो कारण वो कौन सा है, फंगस है। ठीक है, और बाकी कुछ इसके अलावा कुछ तत्वों की कमी के कारण भी मालफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, द मोस्ट इफेक्टिव फंजीसाइड टू कंट्रोल द पाउडरी मिल्ड्यू, देखो जहां पर भी चूर्णिल आसिता, हिंदी में बोलते हैं क्या, चूर्णिल आसिता, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, पाउडरी मिल्ड्यू, जहां पर भी ये लग रहा हो, हम लोग कैसे फर्टिलाइजर का, कैसे उसका यूज करेंगे, फंजीसाइड का, सल्फर फंजीसाइड का यूज करेंगे। किसका, सल्फर। सल्फर भैया जो हमारा होता है चूर्णिल आसिता यानी पाउडर के लिए बहुत बेकार है, तुरंत निपटा देगा पाउडरी मिल्ड्यू रोग को। ठीक है, जैसे सल्फर फंजीसाइड के एग्जांपल में इन्होंने कैराथेन एक दे दिया है, इसके अलावा बहुत सारे सल्फर फंजीसाइड आते हैं जिनमें सल्फर की मात्रा अच्छी खासी होती है, वो भैया क्या करते हैं, हमारा पाउडरी मिल्ड्यू के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, कोई भी पाउडरी मिल्ड्यू हो। और पाउडरी मिल्ड्यू का कॉजल ऑर्गेनिज्म अगर पूछा जाए तो भैया इरीसिफी होता है। ठीक है, इरीसिफी, किसी के भी आगे इरीसिफी लगाओ, जैसे मटर में हमारा है तो इरीसिफी, पालीगोनी होगा, ठीक है, या पिसाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, मतलब सबके पीछे वाला चेंज हो जाएगा, आगे इरीसिफी रहेगा। मतलब कहने का मतलब आपको कहीं भी पाउडरी मिल्ड्यू दिखता है, ठीक है, तो आप उसके आगे इरीसिफी अगर ऑप्शन में है तो उसी को आप क्लिक कर देंगे। ऐसे ही आपको जब डाउनी मिल्ड्यू दिखता है, ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू में पैरानोस्क्लेरोस्पोरा या स्क्लेरोस्पोरा, ठीक है, इस टाइप के आपको जो है डाउनी मिल्ड्यू के जीनस मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि जब साइंटिफिक नेम हम लोग पढ़ते हैं तो आगे वाला जीनस होता है, पीछे वाली क्या होती है, स्पीशीज यानी जाति होती है, आगे जीनस और पीछे जाति। तो भैया जीनस हमारा तो जो है ज़्यादातर फिक्स रहता है, जाति चेंज होती रहती है क्रॉप दर क्रॉप। ठीक है, एक क्रॉप में दूसरी क्रॉप में अगर वही रोग लग रहा है तो क्या होगा, उसका जाति चेंज हो जाएगी। आगे बात करें, द वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ पोटैटो लीफ रोल वायरस। अब भैया पोटैटो में भी लीफ रोल वायरस लगता है, उसमें भी एफिड ही उसको फैलाने का काम करता है। बात समझ लो, ज़्यादातर मोस्टली जो हमारा फैलाने का काम करते हैं कौन करते हैं, एफिड करते हैं। कुछ में हाँ प्लांट हॉपर है, लेकिन मोस्टली हमारे एफिड ही क्या करते हैं, वेक्टर का काम करते हैं। मेजोरिटी ऑफ प्लांट वायरसेस कैसे होते हैं, ऐसे सारे होते हैं, बता चुके हैं आपको। आगे बात किया जाए, अगर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भैया सबसे पहली क्या खोजी थी, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन खोजी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किसने खोजी थी भैया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। याद रखना इस चीज़ को, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब, 1929 में पहली बार खोजी थी। द एमेलो व्हेन अपीयर्ड इन द स्पाइरल हेलिकल इन शेप आर मोटाइल नोन एज स्पाइरोप्लाज्मा। जो हमारे एमेलो हैं, एमेलोज जो होते हैं हमारे, ठीक है, कहने का मतलब माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी जो हमारे माइकोप्लाज्मा हैं, जिनको आपको दवा बताए थे क्या, टेट्रासाइक्लिन बताए थे ना, वही वाले माइकोप्लाज्मा जो हमारे होते हैं, ये माइकोप्लाज्मा जो होते हैं अगर ये गोल गोल हो, इनका आकार कैसा हो, गोल हो, तो भैया कौन से होंगे वो, ठीक है, मोटाइल भी हो, एक जगह से दूसरी जगह चल भी सकते हो ऐसे माइकोप्लाज्मा, और आकार में कैसे हो, गोल हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पाइरोप्लाज्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जो माइकोप्लाज्मा गोल हो और चल सकता हो यानी मोटाइल हो, उसे हम बोलेंगे क्या, स्पाइरोप्लाज्मा। याद रखना। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है भैया, पीपीएलओ। याद रखना, ये भी क्वेश्चन आया है, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये भी हमारा क्या, माइकोप्लाज्मा का ही एक प्रकार है, सबसे छोटी सेल ही होती है। ठीक है, द सम टोटल ऑफ ऑल सिम्टम एंड साइन आर कॉल्ड सिंड्रोम। ठीक है, जितने सम टोटल मतलब भैया कुछ, जितने कुल हैं, सम मतलब क्या है, जोड़, टोटल, जितना भी टोटल हमारा योग है सिम्टम्स का और साइंस का, उनको एक साथ मिला के हम क्या कहेंगे, सिंड्रोम कहेंगे। किसी रोग के
जितने भी सिम्टम और साइंस हैं उनको मिला के हम क्या कह सकते हैं, सिंड्रोम कह सकते हैं। ठीक है, द फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज वाज डिस्कवर्ड फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर। भैया सबसे पहला जो हमारा खोजा गया था, ठीक है, क्या खोजा गया था, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर। होता किसके कारण है भैया, इरविनिया एमाइलोओरा के कारण होता है। किसके कारण होता है भैया, जो हमारा फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर है, फायर ब्लाइट ऑफ पियर सबसे पहले नाशपाती में भैया फायर ब्लाइट खोजा गया था। ठीक है, मतलब अग्नि झुलसा। ठीक है, फायर ब्लाइट किसमें, नाशपाती में, पियर में। ठीक है, तो अगर बात किया जाए होता किससे है, तो होता है इरविनिया एमाइलोओरा। किससे होता है, इरविनिया एमाइलोओरा से होता है ये। ठीक है, आगे अगर बात करें, द फंगस काजिंग लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड व्हाइट रस्ट ऑफ पुसिफर बिलोंग टू भैया ऑर्डर कौन सा है, पेरनोस्पोरल्स। बताए थे आपको क्या, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो भैया क्या होता है हमारा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस होता है। व्हाइट रस्ट क्रूसीफर्स में किससे होता है, एल्बिगो कैंडिडा से होता है। ये दोनों भैया जो हमारे रोग होते हैं ये किस ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो कौन से आते हैं, पेरनोस्पोरल्स के अंतर्गत ये आते हैं। याद कर लो आराम से भैया। ठीक है, किस में आते हैं, पेरनोस्पोरल्स के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस ऑफ वन एंड साइटोप्लाज्मा बोथ पेरेंट्स अगर लेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे साइब्रिड। देखो एक हम लोग होता है हाइब्रिड, ठीक है, एक होता है साइब्रिड। दोनों में अंतर क्या क्या है समझ लो जरा। हाइब्रिड में हम लोग क्या करते हैं भैया, दो प्रजातियां लेते हैं हम लोग। ठीक है, दो प्रजातियां लिए, ठीक है, इन दोनों प्रजातियों को हम लोग क्रॉस करवाए, नई प्रजाति जो बनकर आई वही हमारी क्या है, हाइब्रिड है। ठीक है, साइब्रिड में हम लोग क्या करते हैं, साइब्रिड में क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ वन एंड साइटोप्लाज्मा बोथ पेरेंट्स। देखो हमने क्या किया, एक हमारी ये प्रजाति थी, इसके अंदर भैया क्रोमोसोम पाए जाते होंगे। ठीक है, क्रोमोसोम पाए जाते होंगे। अब इस क्रोमोसोम को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। ठीक है, इस क्रोमोसोम को बाहर निकाल लिया। अब हमने इसका भी जो है साइटोप्लाज्म यूज किया, एक और प्रजाति था उसका भी हमने साइटोप्लाज्म यूज किया, और इस न्यूक्लियस को लाके इसके अंदर हमने फिट करवा दिया। यही हमारा क्या हो गया, साइब्रिड हो गया। ठीक है, साइब्रिड में क्या होगा, न्यूक्लियस एक का, ठीक है, न्यूक्लियस सिर्फ एक का, जबकि साइटोप्लाज्म दोनों पेरेंट्स का यूज होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, साइब्रिड। अच्छा, जब न्यूक्लियस एक ही का होगा तो जेनेटिक लक्षण सिर्फ एक ही के आएंगे। बात समझ में आई, जब न्यूक्लियस एक का यूज करोगे तो जेनेटिक लक्षण एक ही के आएंगे। हाँ, लेकिन साइटोप्लाज्मिकल जो हमारे चेंजेस हैं वो हो जाएंगे सिर्फ। ठीक है, चलो आगे बात कर ले हम लोग। इन रस्ट फंजाई रिपीटिंग स्पोर्स आर यूरिडोस्पोर। यूरिडोस्पोर हमारे रस्ट फंजाई में जो हमारे स्पोर पाए जाते हैं कौन से होते हैं, यूरिडोस्पोर। ठीक है, इसके अलावा सेक्सुअल स्पोर्स इन डाउनी मिल्ड्यू कौन से होते हैं, स्पोर। ठीक है, स्पोर्स को आपको डिटेल में जब हम पढ़ाएंगे अगली क्लास जब हम लेंगे, मतलब जब दोबारा पैथोलॉजी पढ़ाएंगे। ठीक है, यूरिडोस्पोर हमारे क्या है, रस्ट फंजाई में रिपीटिंग स्पोर होते हैं। स्पोर हमारे क्या होते हैं, डाउनी मिल्ड्यू में। याद रखो भैया, रस्ट फंजाई में यूरिडोस्पोर, डाउनी मिल्ड्यू में स्पोर। ठीक है, आगे बात करें, द इंसिडेंस ऑफ ब्लास्ट डिजीज कैन बी रिड्यूस बाय एप्लीकेशन ऑफ सिलिकॉन इन राइस। देखो जो हमारा चावल है, चावल में रोग लगता है ब्लास्ट ऑफ राइस। क्या लगता है, ब्लास्ट ऑफ राइस। काजल ऑर्गेनिज्म पायरिकुलेरिया ओराइजी। ठीक है, पायरिकुलेरिया ओराइजी के कारण होता है ब्लास्ट ऑफ राइस। अब अगर हम लोग क्या करें, सिलिकॉन की मात्रा को बढ़ा दें, मतलब जब हम चावल होता है उसमें सिलिकॉन की आवश्यकता होती है, सिलिकॉन की मात्रा अगर खेत में बनी रहेगी, मिट्टी में बनी रहेगी, तो भैया हमारा ब्लास्ट ऑफ राइस नहीं लगेगा। ये हमारा क्या है, हमको इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, जो सिलिकॉन फर्टिलाइजर्स का छिड़काव कर देना चाहिए। स्मट फंजाई बिलोंग टू जेनेरा। भैया किससे होता है, स्मट किसके कारण होगा, ये भैया होता है अस्टिलैगनेलिस। ठीक है, तभी देखो अस्टिलैगो, न्यूडाटेट्साई, अस्टिलैगो जिसमें आ जाता ना, ये हमारे क्या सब स्मट वाले हैं। आपको बताए थे अभी जो हमारा स्मट लगता है किसमें, गेहूं में, अस्टिलैगो न्यूडाटेट्साई। ऐसे ही हमारे अब जीनस के का नाम पर ही ना, तो अस्टिलैगनेलिस क्या है, इसके स्मट के जीनस होते हैं। ठीक है, जेनेरा होता है। आगे अगर बात करें वर्टिकल रेसिस्टेंट, देखो वर्टिकल रेसिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें, ये हमारा मेजर जीन या क्वालिटेटिव जीन या रेस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होती है। देखो वर्टिकल रेसिस्टेंस का मतलब क्या है, वर्टिकल रेसिस्टेंस का मतलब, वर्टिकल देखो ऐसी होती है ना, ऊर्ध्वाधर धारा। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे मान लो एक को हम लोग, जैसे मान लो एक प्लांट हमारा है, ठीक है, इस प्लांट को हमने क्या किया, रेसिस्टेंट बना लिया। ठीक है, इस प्लांट को हमने रेसिस्टेंट बना लिया, तो इसकी जो संतान पैदा होगी ये भी रेसिस्टेंट हो,
इसकी संतान जो पैदा होगी ये भी रेसिस्टेंट हो, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्टिकली रेसिस्टेंट हो गया। बात समझे, मतलब हमने दादाजी को रेसिस्टेंट बनाया था, उससे जो सीड बना उसको हमने बोया, नई फसल बनी ये भी रेसिस्टेंट है, उसके सीड जो बना उसकी फसल जो बनी वो भी रेसिस्टेंट है, तो ये हमारा क्या है, वर्टिकल है ना, तो इसी को हम बोलते हैं वर्टिकल रेसिस्टेंट। और जो वर्टिकल रेसिस्टेंस की बात अगर हम लोग करते हैं, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, मेजर जीन, क्वांटिटेटिव जीन या रेस स्पेसिफिक जीन। बात समझो, क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव। देखो होता क्या है, ये थोड़ा सा जेनेटिक्स का टॉपिक है। देखो बात को समझो, 3 प्रकार के हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग जीन्स का ट्रांसफ़र एक जगह दूसरी जगह करते हैं, तो देखो जीन क्या होता है, जीन जो हमारे होते हैं ये हमारे शरीर में दिखाते हैं एक चीज़ जिसे हम लोग बोलते हैं लक्षण या कैरेक्टर। ठीक है, तो लक्षण दिखाने की कला भैया इनके अंदर होती है। तो एक जीन जब आपके एक कैरेक्टर को डिफाइन करे, ठीक है, एक जीन है ये कैरेक्टर है, एक जीन जब एक कैरेक्टर को डिफाइन करता है, जैसे मान लो एक कोई जीन है वो बताता है कि आपकी आंख का जो पुतली होगी वो काली होगी या भूरी होगी या हरी होगी या नीली होगी, जो भी, ठीक है, इस सिर्फ इकलौता जीन इसके लिए जिम्मेदार है, आपकी पुतली को काली होने के लिए या हरी होने के लिए सिर्फ एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे जीन्स को हम लोग बोलते हैं क्या, ऐसे जीन्स को हम बोलते हैं मोनोजीन या मेजर जीन। ठीक है, मोनोजीन या मेजर जीन। और इस कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टर। क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टर। ठीक है, सिंगल जीन जब सिंगल कैरेक्टर को गवर्न करता है तो उसे मोनोजेनिक बोला जाता है, क्वालिटेटिव बोला जाता है या रेस स्पेसिफिक बोला जाता है। ठीक है, वहीं जब 1 2 3 या मान लो एक जीन है, ये दूसरा जीन है, तीसरा जीन है, ये मिल के एक कैरेक्टर बनाते हैं। ठीक है, एक कैरेक्टर बना रहे हैं। ठीक है, यानी ये 3 जीन जब मिले तब एक कैरेक्टर आपका हो रहा है। आंख का कलर ही एक एग्जांपल के तौर पे फिर से रख लेते हैं कि 3 जीन मिल के आपके आंख के कलर को डिसाइड कर रहे हैं। तो ऐसे भैया जीन्स को हम बोलते हैं क्या, पॉलीजीन, और ऐसे कैरेक्टर को हम बोलते हैं क्या, क्वांटिटेटिव। उसको बोलते थे क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटी वहाँ पर क्या थी, क्वालिटी थी, यहाँ पर क्या है, मात्रा ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए इसे हम बोलेंगे क्या, क्वांटिटेटिव। उस एक जीन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा थी, अकेले वो क्या करता था, एक कैरेक्टर को दिखा दे रहा था, इसलिए उसको बोलते थे क्वालिटेटिव कैरेक्टर। यहाँ इन जीनों में क्या है, संख्या ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी नहीं, तो इसे हम बोलते हैं क्या, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर बोलते हैं, क्वांटिटेटिव जीन बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब मेजर जीन या क्वालिटेटिव जो मेजर जीन यानी इकलौता जीन इकलौते रेसिस्टेंट को मैनेज कर रहा होगा, तो ये भैया क्या होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, ये जाता रहेगा। इसे हम बोलते हैं वर्टिकल रेसिस्टेंस। कहने का मतलब वर्टिकल रेसिस्टेंस के लिए कौन सा जरूरी है, मेजर जीन या क्वालिटेटिव कैरेक्टर होना जरूरी है। बात समझ में आ गई, आगे मूव करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो भैया देखो सेल्स होती 2 प्रकार की, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, आपको बता चुके हैं। प्रोकैरियोट में हमारे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, फाइटोप्लाज्मा, ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में आ जाते हैं। यूकैरियोट्स में हमारे 2 आते हैं, कौन कौन से, प्लांट एंड एनिमल्स, हमारे 2 आ जाते हैं किसमें, यूकैरियोट्स में। ठीक है, आगे बात कर ले, मोको डिजीज इन बनाना किसके कारण होता है, स्यूडोमोनास सोनिलासीरम। ये भैया हमारा बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, किससे होता है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। स्यूडोमोनास एक बैक्टीरिया है, इसी से जान जाओ भैया। ठीक है, तो स्यूडोमोनास सोलेनासीरम से हमारा क्या होता है, मोको डिजीज ऑफ बनाना होता है। पाइनएप्पल डिजीज हमारा जो है एसोसिएटेड विद शुगर केन काज्ड बाई। देखो भैया कई बार ये पूछा जा सकता है, सीधे सीधे पूछ लेंगे, पाइन एप्पल डिजीज, क्या पूछ लेंगे, पाइन एप्पल डिजीज। ये रोग का नाम है पाइन एप्पल डिजीज। ऐसा मत सोचना कि पाइन एप्पल में हो रहा है, होता किसमें, ये गन्ने में हो रहा है। ठीक है, कई बार यही पूछ लेंगे, पाइन एप्पल डिजीज इज एसोसिएटेड विद, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको लगेगा तो पाइन एप्पल का रोग होगा या एप्पल का रोग होगा, लेकिन ये है किसका भैया, गन्ने का रोग है ये पाइन एप्पल डिजीज। होता किसके कारण है भैया, ये सेरेटोसिस्टिस पैराडॉक्सा, एक फंजाई है, क्या नाम है इसका, सेरेटोसिस्टिस पैराडॉक्सा। ठीक है, इसके कारण ये होता है। ठीक है, ये देखो कॉजल ऑर्गेनिज्म जो हैं आपको हमारे बोलने से याद नहीं होंगे, आपको इनको लिख कर रटना पड़ेगा। आपको कुछ काम नहीं करना, जितने भी आज हम कॉजल ऑर्गेनिज्म बताते हैं आप अपनी नेमराज सुंडा उठा लीजिएगा। ठीक है, नेमराज सुंडा उठाकर आप क्या करेंगे, नेमराज सुंडा उठाकर भैया जितने भी कॉजल ऑर्गेनिज्म हैं ये एक सादा पेज फाड़ देंगे, उस पर नोट कर लेंगे। ठीक है, दिन भर जेब में लेकर उसको घूमना है, आपको देखते रहना, उसी को देखते रहना। जितनी देर बाद 5 मिनट बाद आप फ्री हो रहे हैं, 10 मिनट बाद 1 घंटे बाद आप फ्री हो रहे हैं, तो 5 मिनट के लिए पूरे एक बार पढ़ डालिए। ठीक है, फिर अपना अपना काम करिए जो भी करना है, फिर 5 10 1 घंटे 2 घंटे जब भी आप फ्री हो रहे हैं फिर उसको जेब से निकालिए, फिर एक बार रिपीट मार दीजिए।
ठीक है। जब कम से कम 2 दिन आपको उसको लेकर घूमेंगे, कम से कम 20 कॉजल ऑर्गेनिज्म तो उस पर लिख ही लीजिए, ठीक है। जब ये रट जाएं, आपको लगे कि ये 20 के 20 हम आराम से सुना सकते हैं, तब नेक्स्ट 20 आ जाइए। बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 हैं, ठीक है। 100 अगर आप रट लेते हैं तो आपके पेपर में उससे बाहर कोई नहीं जाना है, ठीक है। कम से कम आपको लिस्ट हम दे देंगे अभी नहीं, और ऐसे कुछ ज़्यादातर लिस्ट हम आपको दे चुके हैं, जो आप अगर आपको लगता है तो पैथोलॉजी वाली पुरानी क्लास देख लीजिएगा, उसमें लिस्ट हमने बना कर दी है, ठीक है। वैसे इसी से जितने बताते जा रहे हैं, पहले तो आप नेमरा सुंडा वाले ही रट लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये काम आपको बैठ के करना पड़ेगा, क्लास रिवीजन करने से ये नहीं रटेंगे। बाकी सारी चीज़ें याद रह सकती हैं, समझा देंगे हम, वो याद रहेगा, लेकिन ये रटेंगे नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर इज ओनली इफेक्टिव ऑफ डाइकॉट्स, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम जो हम लोग जीन ट्रांसफर करते हैं वो किसके लिए? डाइकॉट्स के लिए होता है, ठीक है, द्विबीजपत्री पौधों के लिए। एंटीबायोटिक यूज्ड टू किल एमेलोज, नो सेल्वालिन एमेलोज इज टेट्रासाइक्लिन। आपको बताए थे माइकोप्लाज्मा को मारने के लिए कौन सी दवा? टेट्रासाइक्लिन, बता चुके हैं। कॉफ़ी रस्ट, भैया कॉफ़ी रस्ट, एक बार कॉफ़ी रस्ट के कारण भी अकाल जैसी स्थिति बन गई थी, बहुत तेज़ी से फैला था। कहाँ पर? श्रीलंका में। कब? 1867 में। याद रखना, श्रीलंका में फैला था 1867 में। किसके कारण भैया हुआ था? हेमेलिया वास्टा ट्रिक्स। यहाँ नाम गलत लिखा है, आपकी जो बुक होगी उसमें अच्छे से प्रिंट होगा, लिखा होगा क्या? हेमेलिया वेस्टाट्रिक्स, ठीक है। ये हमारा है हेमेलिया है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, हेटिडेला लिख गया है, हेमेलिया है ये, ठीक है। इसके अलावा वायरस पार्टिकल फर्स्ट ऑब्टेन बाई, देखो पहली बार वायरस पार्टिकल्स स्टैनले ने 1935 में निकाले थे। डाउनी मिल्ड्यू फंजाई बिलोंग टू ऑर्डर पेनोस्क्लेरोस्पोरा, बता चुके आपको हैं ये भी। एलिसा टेस्ट किसके कारण होता है? एलिसा टेस्ट होता है हमारा एंजाइम लाइक इम्यून सॉर्बेंट एस्से। पहली बात तो एलिसा की फुल फॉर्म ही पूछी जाती है कई बार, ठीक है। नॉर्मल इंटरव्यूज़ वगैरह में एलिसा की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, आपको पता होनी चाहिए। ई फॉर है एंजाइम, क्या है? एंजाइम। एल फॉर है लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड। आई फॉर है इम्यून, एंजाइम लिंक्ड इम्यून। एस फॉर है सॉर्बेंट, ए फॉर एस्से, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एस्से क्या है भैया? ये एक बार साथ में बोलिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एस्से, ठीक है। ये हमारा है एलिसा। एक प्रकार का होता है टेस्ट, किसके लिए किया जाता है? वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। एलिसा टेस्ट क्यों होता है? वायरस को डिटेक्ट करने के लिए होता है। प्यूरिफिकेशन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टीएमबी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस, भैया स्टैनले ने 1935 में इसको खोजा था, ठीक है। याद रखना, टीएमवी में यानी टोबैको मोज़ेक वायरस डन बाई स्टैनले 1935। इन्होंने क्या किया? पहली बार इसको प्यूरिफिकेशन करके छाना और भैया वायरस को डिटेक्ट किया, ठीक है। अर्गट इज माइसेलियम फॉर कॉल्ड स्क्लेरोटिया। अर्गट जो हमारा होता है भैया स्क्लेरोटिया के कारण होता है। इसमें माइसीलियम जो पाया जाता है कौन सा होता है? स्क्लेरोटिया होता है। द मोस्ट कॉमन वेक्टर ऑफ प्लांट वायरसेस, आपको पहले बता चुके, ज़्यादातर कौन होता है? एफिड ही होता है। इन डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा ऊस्पोरा रेस्टिंग स्पोर। देखो डाउनी मिल्ड्यू बाजरा का जो होता है बताए थे, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, इसमें होता क्या है? ऊस्पोर हमारा क्या होता है? रेस्टिंग स्पोर होता है। व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन के लिए कौन सा आवश्यक होता है? ऊस्पोर, समझे। बाजरा में जो यानी जो हमारा पाया जाता है ऊस्पोर पाया जाता है। ये ऊस्पोर क्या होता है? रेस्टिंग स्पोर है। ये भैया प्राइमरी इन्फेक्शन के लिए यही जिम्मेदार होता है, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग मेथड जो बैक्टीरिया में डिटेक्ट करने के लिए होता है, कौन सा? ग्राम स्टेनिंग मेथड, ठीक है। जैसे ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, केमिस्ट्री में आप लोग ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ग्राम स्टेनिंग मेथड एक बनाया था किसने? क्रिस्टियन ग्राम ने। देखो भैया एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या? क्रिस्टियन ग्राम। उन्होंने 1884 में बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने का एक मेथड खोजा, जिसे हम बोलते हैं क्या? ग्राम स्टेनिंग। उन्हीं के नाम पर रख दिया गया क्या? ग्राम स्टेनिंग मेथड इन बैक्टीरिया। इसी तरह ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया सब होते हैं, क्रिस्टियन ग्राम ने इनको खोजा था इस विधि को। द इफेक्टिव एंड न्यू फंजीसाइड फॉर कंट्रोल ऑफ ऊमाइसिटिस, ठीक है। फंजाई कौन सा है भैया? मेटालेक्साल, ठीक है। मार्केटेड अंडर द ट्रेड रेडोमेलिया एप्रॉन के नाम से भैया दुकान में बिकता है मेटालाइक्सल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा ऊमाइसिटिस फंजाई में होता है। मोस्ट डेंजरस एंड पॉइजनस मशरूम कौन सी है भैया? एमेनिटा फेलोइड्स। ये भैया हमारी सबसे बेकार मशरूम है, खाने के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है? जहर पाया जाता है। तो भैया हमारी क्या है? एमेनिटा फेलोइड्स, ये हमारी क्या बेकार है। पर्पल ब्लॉच ऑफ ऑनियन किसके कारण होता है? अल्टरनेरिया पोरी के कारण होता है भैया क्या हमारा?
पर्पल ब्लॉच ऑफ ऑनियन, अल्टरनेरिया पूरी। पैथोजेनेसिस किसे बोलते हैं भैया? द चेन ऑफ मेटाबॉलिक इवेंट दैट ब्रिंग अबाउट द डिजीज ऑफ पैथोजेनेसिस। देखो, द चेन ऑफ मेटाबॉलिक इवेंट दैट ब्रिंग अबाउट द डिजीज इज पैथोजेनेसिस। देखो, एक चेन होती है, सबसे पहले भैया एक पैथोजन एंटर करेगा, उसके बाद सिम्टम दिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्या है, मेटाबॉलिक इवेंट है एक प्रकार का, इसे हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस, ठीक है। पैथोजेनेसिस यानी बनना, पैथोजन का बनना, ठीक है। इसके बाद पैथोजेनिसिटी में क्या होता है? द रिलेटिव कैपेबिलिटी ऑफ पैथोजन टू कॉज डिजीज। भैया कितनी औकात है उसकी, रिलेटिव कैपेबिलिटी समझ रहे हो, क्षमता, मतलब क्षमता कितनी है किसी पैथोजन में रोग को करने की, पैथोजन को कॉज करने की, यानी रोग को कॉज करने की क्षमता कितनी है उस पैथोजन में, ठीक है। पैथोजन में रोग पैदा करने की कितनी क्षमता, यही उसकी क्या है, पैथोजेनिसिटी है। बात समझ रहे हैं? क्षमता की बात आ जाए तो क्या है, पैथोजेनिसिटी। बात करी जाए वेरुलेंस क्या होता है? द डिग्री ऑफ इन्फेक्टिविटी ऑफ गिवन पैथोजन। अब उसकी भैया क्या क्या डिग्री है, देखो कितना कॉज कर रहा है ये हमारा पैथोजेनिसिटी। वेरुलेंस क्या होगा, उसकी डिग्री क्या है, कितने डिग्री तक वो इन्फेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। डिग्री ऑफ इन्फेक्टिविटी ऑफ गिवन पैथोजन क्या है, वेरुलेंस है। वायरॉन आपको बता चुके हैं, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मे बी डीएनए, आरएनए एंड सराउंडिंग प्रोटीन कोड नोन एज कैप्सिड। देखो, एक प्रोटीन कोड होगा, ठीक है, इसके अंदर डीएनए या आरएनए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वायरॉन हो जाएगा। वायरस से थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। इसमें जो प्रोटीन कोड होती है वो कैप्सिड होती है, ठीक है। इन्फेक्शन की अगर बात किया जाए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन आफ्टर पेनिट्रेशन एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। इन्फेक्शन क्या होगा, इन्फेक्शन मतलब क्या है, जब पहली बार पैथोजन ने क्या किया, पेनिट्रेशन किया, ठीक है, हैज़ होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। अब यही हमारा क्या इन्फेक्शन हो जाएगा। देखो, मतलब प्लांट था, ठीक है, कट किया, एंटर किया, अब यहीं पर हमारा क्या होगा, इन्फेक्शन जो पहली बार हमको दिखना शुरू होगा वही हमारा क्या, इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया, इसी को हम इन्फेक्शन बोलेंगे। एनाकुलम किसे बोलेंगे? पार्ट ऑफ पैथोजन which ऑन कॉन्टैक्ट कैन काज इन्फेक्शन इन होस्ट। एनाकुलम्स वे हैं जो पैथोजन के पार्ट्स हैं। पैथोजन यानी जो रोग फैला रहा है, बैक्टीरिया, मान के चलो एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के कई सारे अंग होंगे, उसमें से जो अंग क्या करता है, जब होस्ट के यानी जिस प्लांट में रोग फैल रहा है उस प्लांट के कांटेक्ट में जैसे ही जाता है तो क्या होता है भैया, रोग फैलने लगता है, उसे हम बोलते हैं क्या, एनोकुलम। यानी बैक्टीरिया का या किसी भी पैथोजन का शरीर का वो पार्ट जो भैया क्या करे, होस्ट में रोग फैला सकता है, उसे हम बोलेंगे क्या, एनोकुलम्स। जैसे कोनिडिया किसी में स्पोर रोग फैलाते हैं, किसी में स्क्लेरोटिया रोग फैलाता है, ऐसे बहुत सारे एनोकुलम्स हो सकते हैं। इन्वेजन क्या होता है? द पेनिट्रेशन एंड स्प्रेड ऑफ पैथोजन इन होस्ट। भैया घुसा और क्या किया, फैल गया, यही हमारा क्या है, इन्वेजन, ठीक है। सिर्फ इंटर किया तो पेनिट्रेशन, इंटर करके फैल गया तो क्या हो गया, इन्वेजन। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है भैया? देखो, एक प्लांट था, इसके अंदर भैया पेनिट्रेट किया, और पेनिट्रेट करने के जितने दिन बाद पहला सिम्टम हमको नजर आए, ठीक है, कहने का मतलब मान लो आज तारीख है, मान लो कितनी, 14 तारीख है आज, ठीक है, आज ये भैया एंटर किया, ठीक है। सिम्टम जो हमको प्लांट में देखने को मिल रहे हैं वो कितने, मान लो दिख रहे हैं 15 तारीख को, यानी 24 घंटे का इसका क्या होगा, इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। यानी एंटर करने के बाद पहली बार सिम्टम जब दिखे उसके बीच का समय हमारा क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड है। डिजीज पोटेंशियल क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ हाउस टू कॉन्ट्रैक्ट डिजीज, मतलब डिजीज से कॉन्टैक्ट करने की भैया क्या क्षमता है, यही हमारा क्या, डिजीज पोटेंशियल है, ठीक है। ये हमारे कुछ टर्म थे जिनको हमें समझना था। आगे हम लोग बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी की। नेम ड्राइव फ्रॉम ट्रू ग्रीक वर्ड पैथोस मतलब सफरिंग, लॉगस मतलब स्टडी, यानी रोग का अध्ययन क्या कहलाता है, पैथोलॉजी। मीन्स द प्लांट पैथोलॉजी इज स्टडी ऑफ कॉजिंग सफरिंग प्लांट एंड देयर मैनेजमेंट, यानी रोग फैल रहा है उसको कंट्रोल कैसे करना है, यही हमको पढ़ना है पैथोलॉजी में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो आयरिश फेमाइन आपको बता चुके हैं 1845 में आया था, बहुत लंबे पैमाने पर फैला था भैया 1845 में जो हमारा आया था। कौन से कारण से हुआ था? लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो यानी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान से हुआ था। 20 लाख लोग आयरलैंड में मर गए थे, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आयरलैंड का अकाल या आयरिश फेमेन बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या हुआ था वहाँ पर, लोग भूखे मरने लगे थे।
कॉफी रस्ट 1867 में, श्रीलंका हेमेलिया वास्टाट्रिक्स आपको बता चुके हैं, वास्टाटिकोला भी कहीं कहीं लिखा रहता है, वास्टाट्रिक्स भी लिखा रहता है, ठीक है। इसके अलावा डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप इन फ्रांस, फ्रांस में भैया डाउनी मिल्ड्यू फैला था बहुत तेजी से। क्या होता है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप? प्लाज्मोपारा विटिकोला, बहुत इंपॉर्टेंट, जितने यहाँ पर लिखे हैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है भैया, क्योंकि इनके क्या है कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं, ठीक है। ये रोग बहुत इंपॉर्टेंट याद रख लेना। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप क्या होता है? प्लाज्मोपारा विटिकोला। ये भैया इसी की दवा के रूप में भैया सबसे पहले बॉर्डेक्स मिक्सचर खोजा था किसने? मिलार्डेट, पीएमए मिलार्डेट, आपको भी बताए थे, पीएमए मिलार्डेट ने खोजा था क्या? बॉर्डेक्स मिक्सचर, जो हमारा क्या एक प्रकार का फंजीसाइड है, 1885 में खोजा था क्या क्या इसमें कौन कौन सी चीज़ों को मिलाकर एक दवा बनी है? CuSO4 एक यानी कॉपर सल्फेट, CO यानी चूना, और इसके साथ में वाटर। ये भैया इसमें 5-5-50 के औसत से मिले हैं, यानी भैया कॉपर सल्फेट हमारा 5 रहेगा, 5 पाउंड हमारा चूना रहेगा, 50 गैलन पानी रख दो, यही हमारा क्या अनुपात है किसका भैया? किस चीज़ का? डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप को कंट्रोल करने के लिए जो बॉर्डेक्स मिक्सचर बनाया गया था। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें इसमें है, बॉर्डेक्स मिक्सचर भी और भैया रोग भी। तो पहले पूछा जाए बॉर्डेक्स मिक्सचर किसको कंट्रोल करने के लिए बना? तो भैया डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप को कंट्रोल करने के लिए। कहाँ फैला था? फ्रांस में, क्योंकि भैया वाइन वगैरह जो बनाई जाती हैं पीने वाली फ्रांस में ज़्यादा बनाई जाती है, क्योंकि वहाँ अंगूर बहुत पैदा होता है, ठीक है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। और उसको कंट्रोल करने के लिए बॉर्डेक्स मिक्सचर किसने बनाया? मिलार्डेट ने बनाया। कब बनाया? 1885 में। मिलाया क्या क्या बॉर्डेक्स मिक्सचर में? 3 चीज़ों को मिलाकर उन्होंने एक दवा बना दी। क्या क्या? कॉपर सल्फेट, लाइम यानी चूना और पानी, ठीक है। कॉपर सल्फेट, चूना और पानी मिलाकर 5 पाउंड उन्होंने कॉपर सल्फेट लिया, 5 पाउंड उन्होंने चूना लिया और 50 गैलन पानी मिलाया और भैया तैयार कर दिया एक मिक्सचर, उसी को इन्होंने कह दिया बॉर्डेक्स मिक्सचर। ऐसे भैया एक और अकाल पड़ा था बंगाल में 1943 में, 1943 यानी अपने देश के आज़ाद होने के 4 साल पहले बंगाल में अकाल पड़ गया, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या भैया? ब्राउन स्पॉट ऑफ राइज यानी हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण ये रोग फैला था, ठीक है। थियोफ्रेस्टस हमारे जो हैं भैया, इन्होंने किताब लिखी थी द नेचर ऑफ प्लांट एंड रीजन ऑफ वेजिटेबल ग्रोथ। इन्होंने कहा नेचर ऑफ प्लांट और रीजन ऑफ वेजिटेबल ग्रोथ, क्यों वेजिटेबल्स ग्रोथ करती हैं भैया, इसके बारे में पूरी किताब लिख डाली किसने? थियोफ्रेस्टस, जो बॉटनी के हमारे क्या हैं पिताश्री हैं, इसीलिए इनको थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का फादर कहा भी जाता है इस कार्य के लिए, ठीक है। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक आपको बताएं भैया पहला फर्स्ट माइक्रोस्कोप इन्होंने खोजा था, इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। किसको? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को। मिचेली की बात कर लें, पीए मिचेली, इनको माइकोलॉजी मतलब कवक विज्ञान। किसका? कवक। कवक मतलब फंजाई। देखो याद रखना, माइको और फाइकोलॉजी में कंफ्यूज नहीं होना है। माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं किसका? फंजाई का, ठीक है। इसके पप्पा कौन है माइकोलॉजी के? इसके भैया मिचेली हैं, पीए मिचेली। जबकि फाइकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? एल्गी का, यानी शैवालों का अध्ययन करते हैं फाइकोलॉजी में, याद रखना, ठीक है। जबकि फंजाई का किसमें? माइकोलॉजी में अध्ययन करते हैं। इसके पिताजी कौन है? पीए मिचेली हैं। और भैया इन्होंने किताब लिखी थी कौन सी? नोवा प्लांटेरम जेनेरा। क्या लिखी थी? नोवा प्लांटेरम जेनेरा। किसने किताब लिखी थी? मिचेली ने। इसके बाद आएगा भैया हमारे कार्डवान लीनियस, कैरोलस लीनियस, जिनको कहा जाता है 1753 में। इन्होंने भैया एक किताब लिखी थी बायनोमियल नोमेनक्लेचर, उसमें ने दिया था। किताब का नाम था क्या? सिस्टमा नेचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम था किताब का? सिस्टमा नेचुरी, ठीक है। 1958 में इसका 10वां एडिशन प्रकाशित हुआ था, 10th एडिशन। कब? 1958 में, ठीक है। इन्होंने इसमें द्विनाम पद्धति खोजी, जो जिसके आधार पर हम लोग आज साइंटिफिक नेम पढ़ते हैं 2 नाम वाला, यानी जैसे हम लोग पढ़ते हैं इंसान का होमो सैपियंस, इन्होंने ही खोजा था। किसने? लीनियस ने। कि इन्होंने, इसीलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है या फादर ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है, ठीक है। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? लीनियस थे। कैसे? होमो, इन्होंने कहा कि होमो और सैपियंस, ठीक है। होमो क्या है हमारा? जेनेरा है, वंश हिंदी में। सैपियंस हमारी क्या है? स्पीसीज है, यानी प्रजाति हिंदी में, ठीक है। तो वंश और प्रजाति को मिलाकर इन्होंने नाम कहा कि होगा इंडिविजुअल का, ठीक है। यह हमारा किसने खोजा था? लीनियस ने। किताब का नाम याद रखना, सिस्टमा नेचुरी, ठीक है। फादर ऑफ जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। इसके बाद भैया हमारे टिलेट थे। टिलेट ने 1755 में क्या किया भैया? पब्लिश्ड अ पेपर ऑफ बंट और स्टिंकिंग स्मट ऑफ व्हीट। भैया गेहूं में बंट लगता था या स्मट लगता था, इसी स्मट या बंट के लिए इन्होंने पहला पेपर जो प्रकाशित किया था, किसने किया था? टिलेट ने। कब? 1955 में, 1755 में,
टिलेट ने पहला पेपर कब प्रकाशित किया? 1755 में। किस पे? बंट पे। गेहूं में जो बंट लगता था उस पर टिलेट ने पहला पेपर प्रकाशित किया। इसके बाद भैया प्रिवोस्ट भाई आ गए। प्रिवोस्ट द बंट ऑफ व्हीट इज कास्ड बाय फंगस। इन्होंने पेपर तो टिलेट ने प्रकाशित कर दिया था 1755 में, लेकिन ये नहीं बता पाए थे कि ये रोग हो किसके कारण रहा है। तो प्रिवोस्ट भाई आए कुछ दिन बाद 1807 में। इन्होंने कहा कि भैया ये रोग जो तुम बताए थे ये तो फंगस से हो रहा था। ठीक है, इन्होंने बता दिया भैया फंगस से हो रहा है। यूज्ड कॉपर सल्फेट टू कंट्रोल बंट ऑफ व्हीट। और दूसरा इन्होंने कहा कि भैया तुम तो रोग बता रहे हो, हम तो बताएंगे भैया ये हो रहा फंगस से, दूसरी बात है कॉपर सल्फेट से सही भी हो जाएगा, यानी CuSO4 का यूज करो, ठीक कर लो इसको। ठीक है, क्रेडिट डिस्कवरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ बंट। इन्होंने लाइफ साइकिल भी कहा कि बंट का लाइफ साइकिल खोज दिया। तो प्रिवोस्ट ने इतने सारे काम कर दिए। देखो टिलेट ने क्या किया, बंट पे सिर्फ एक पेपर प्रकाशित किया। प्रिवोस्ट ने बताया कि बंट हो रहा फंगस से, और उन्होंने कहा ठीक कर रहा है तो कॉपर सल्फेट यूज करो। उन्होंने यहाँ तक कि रस्ट का, बंट का जो है फंगस का साइकिल, लाइफ साइकिल भी खोज निकाला। ठीक है, इसके बाद एंटोन डिबेरी आए। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे। 1861 में ये जब आके पहुंचे तब भैया इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के पिताजी बताया गया P.A. मिचेली को, लेकिन मॉडर्न माइकोलॉजी या मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन है? एंटोन डिबेरी हैं। ठीक है, पैथोलॉजी के फादर भी इनको कहा जाता है, मॉडर्न माइकोलॉजी के भी फादर इनको कहा जाता है। ही कंडक्टेड डिटेल स्टडी ऑफ पोटैटो लेट ब्लाइट। इन्होंने भैया क्या किया, जो हमारा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस था 1845 में, इसके कारण भैया क्या हुआ था, आयरलैंड में अकाल पड़ा था। तभी भैया कुछ 45 के बाद 61 में इन्होंने तुरंत खोज करना स्टार्ट किया। तो उसी पे इन्होंने पूरी खोज की फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस पे। भैया जो प्रूव कर दिया क्या, पोटैटो लेट ब्लाइट हमारा किससे हो रहा है? फंगस से हो रहा है। डिस्कवर्ड द हेट्रोसियस नेचर ऑफ रस्ट फंजाई। पहली बार इन्होंने हेट्रोसियस नेचर ऑफ रस्ट फंजाई भी खोजा 1885 में। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें ब्रेफेल्ड भाई 1875 में आए। इन्होंने आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ माइक्रोब्स, यानी आर्टिफिशियल कल्चर में पहली बार माइक्रोब्स यानी सूक्ष्मजीवों को बनाना इन्होंने स्टार्ट किया। इसलिए इनको प्योर कल्चर टेक्निक के फादर कहा जाता है। पहली बार क्या टेक्निक यूज की इन्होंने? प्योर कल्चर टेक्निक। ठीक है, आर्टिफिशियल कल्चर में इन्होंने माइक्रोब्स को पैदा करना स्टार्ट किया। रॉबर्ट कोच आए। मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी के फादर इनको माना जाता है। किसका? मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी का। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने एक रोग खोजा था भैया, बहुत ज़्यादा जो कैटल वगैरह हैं, यानी जो गाय भैंस हैं, उसमें एक रोग बहुत ज़्यादा लगता था। क्या रोग का नाम था? एंथ्रेक्स। बहुत भैया अभी भी बहुत ज़्यादा लगता है। एंथ्रेक्स जो हमारा डिजीज है, बहुत ज़्यादा फैलने वाला रोग है, इससे पशु की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। तो एंथ्रेक्स डिजीज हमारा किसने खोजा था? सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने। मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी के फादर ये माने जाते हैं। कोच पास्ट्यूल, इन्होंने अपनी थ्योरी का नाम दिया क्या? कोच पास्ट्यूल। फॉर प्रूविंग द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म काज्ड द पर्टिकुलर डिजीज। इन्होंने बताया कोच पास्ट्यूल में कि भैया एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ही एक पर्टिकुलर रोग को फैला सकता है, यानी बिना एक उस ऑर्गेनिज्म के वो रोग पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आज हम लोग कैसे बता दे रहे हैं कि पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिट्साई यानी PGT लगा है तो ये ब्लैक रस्ट होगा, कैसे बता दिया हमने? ब्लैक रस्ट होगा तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिट्साई लगा, कैसे बता दिया हमने? भैया ब्लैक रस्ट होने के लिए पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिट्साई होगा, ये रॉबर्ट कोच की ही देन है। अब हम जानते हैं कि जब हमारे अंदर भैया क्या एक रोग हो गया है ये, यानी अगर हम देख लें भैया कहीं भी मान लें हमको नज़र आ जाए ब्लैक रस्ट यानी काला काला चूर्ण हमको दिखाई दे रहा है गेहूँ में, तो वो रोग हम देखेंगे तुरंत जान जाएंगे क्या भैया इसमें तो फंजाई है, ये कौन सा फंगस है। तुमसे कोई पूछे तुरंत बताओगे भैया कौन सा? पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिट्साई इसमें तो लगा हुआ है, जान जाओगे ना। तो ये भैया इन्होंने बताया कि एक रोग के लिए एक भैया जीव जिम्मेदार होता है, पर्टिकुलर डिजीज के लिए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार होता है। किसने बताया? रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, इसके बाद आ जाए टीजे बरिल। टीजे बरिल ने भैया पहला जो है क्या किया भैया, पहला बैक्टीरिया वाला रोग खोजा, आपको बताए थे। फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज कौन सा था? फायर ब्लाइट ऑफ पियर, बताए थे। किससे होता है? इरविनिया एमाइलोरा से होता है। ठीक है, आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, एक थे फ्लोर भाई, इनका पूरा नाम था क्या? फ्लोरिनग्राम। क्या नाम है पूरा? फ्लोरिनग्राम। इन्होंने क्या किया? फ्लोरिनग्राम ने भैया खोज निकाला क्या? जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। क्या खोजा? जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस किसने खोजा? फ्लोरिनग्राम ने। ठीक है, इसके बाद भैया हमारा जो है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है क्या? वर्टिकल रेसिस्टेंस आपको समझाए थे ना, वर्टिकल
रेसिस्टेंस समझाए थे ना, जिसमें बताए थे हम लोग क्या, पॉलीजीन और मोनोजीन बताए थे ना, वही वाला वर्टिकल रेसिस्टेंस। और ऐसे एक होता है हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस। इन दोनों की खोज किसने की थी, वंडर प्लांक ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है वर्टिकल रेसिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस डेवलप किसने किया था, वंडर प्लांक ने। ठीक है, वर्टिकल रेसिस्टेंस में आपको कौन सा होता है, क्वालिटेटिव जीन होते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, क्वांटिटेटिव जीन होते हैं। वर्टिकल मतलब भैया पीढ़ी दर पीढ़ी जाता रहेगा, यानी इसको हमने रेसिस्टेंट बना लिया तो इसके पुत्र भी रेसिस्टेंट, इसका पोता भी रेसिस्टेंट, इसका परपोता भी रेसिस्टेंट, सारे रेसिस्टेंट होंगे। ठीक है, जबकि जो हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, एक ही पीढ़ी में जितने में हमने वो रेसिस्टेंट बनाया ये सब रेसिस्टेंट है, लेकिन इसका बीज जब हम बोएंगे तो वो बच्चे रेसिस्टेंट नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारा दो प्रकार के रेसिस्टेंट हो गए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। किसने खोजा था, वंडर प्लांक ने खोजा था। ठीक है, इसके बाद कैसेंस 1962, सैटेलाइट वायरस वर डिस्कवर्ड बाय हिम। सैटेलाइट वायरस सबसे पहले किसने खोजा था, कैसेंस ने। ही ऑब्जर्व्ड दैट सम ट्रेन्स ऑफ टोबैको निक्रोसिस वायरस contained a smaller particle of virus, satellite virus, that was dependent for its replication of TNV। बात समझ रहे, देखो सैटेलाइट वायरस क्या होते हैं, वायरस का बहुत छोटा पार्ट होते हैं, यानी वो कंप्लीट वायरस नहीं, वे भी बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो ये भैया हमारे क्या होते हैं, तेजी से रिप्लिकेशन करते हैं और भैया कंप्लीट वायरस में बदल जाते हैं। टीएनवी हमारे नहीं, ये हमारा किस में सैटेलाइट वायरस पाया जा रहा था, एग्जाम्पल याद रख लो, टोबैको निक्रोसिस वायरस हमारा कैसा है, सैटेलाइट वायरस में पाया जा रहा है, सैटेलाइट वायरस द्वारा कॉज होता है। ठीक है, पूछा जाए अगर कहीं पर भी तो बता देना भैया। ठीक है, कैसेंस ने इसको बताया था, आप भी याद रख लो। टोबैको निक्रोसिस यानी टीएनवी वायरस जो है हमारा, टोबैको निक्रोसिस वायरस कैसा है, सैटेलाइट वायरस का एग्जाम्पल है। इसके बाद आगे सेफर्ड भाई, सेफर्ड ने भैया सबसे पहली बार खोजा क्या, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, किसमें, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। ये भी आपको बता चुके हैं, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस हमारा कैसा है, डीएस डीएनए वाला है, यानी भैया डीएनए से होने वाला भैया प्लांट वायरस कौन सा है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। खोजा किसने था, सेफर्ड ने। और भैया सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भैया ये हमारा जेमिनी वायरस गुडमैन ने खोजा था। ठीक है, देखो डबल स्टैंडर्ड डीएस डीएनए ये हमारा रोग किस में लग रहा था, कॉलीफ्लावर में, किसने खोजा था, सेफर्ड ने। वहीं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किस में लग रहा था, ये भी भैया उसी में, लेकिन खोजा किसने था इसको, 1971 में गुडमैन ने खोजा था। ठीक है, इसके बाद बात कर लें जेमिनी वायरस से बोलते हैं, जो डीएनए सिंगल एसएस डीएनए वायरस है, इसे जेमिनी वायरस बोलते हैं। इसके बाद डाइनर आ गए भैया, डाइनर ने 1971 में क्या किया, वायरॉइड की खोज की। अ न्यू काइंड ऑफ प्लांट पैथोजन, नया नया भैया लाया था, एसोसिएटेड विद पोटैटो स्पेंडल डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो भैया। क्या याद रखना है, पहली बात तो याद रखना है वायराइड से होने वाला रोग, क्योंकि भैया इसके एग्जाम्पल्स और हैं नहीं, अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, कौन सा, पोटैटो स्पाइंडल डिजीज। यानी पोटैटो स्पाइंडल डिजीज किससे हो रहा है भैया, ये वायरॉइड से हो रहा है। अब देखो वायरॉइड, वायरॉन और वायरस, तीन हमने आपको बताए, कौन कौन से बताए, सॉरी वायराइड, प्रियॉन और वायरस। ठीक है, वायराइड, प्रियॉन और वायरस। वायरस में हमने बताया था कि भैया प्रोटीन कोट होगी, इसके अंदर क्या होगा, डीएनए पाया जा रहा होगा। बात समझ में आई, ये हमारा क्या था, वायरस था। अब दूसरा हमने बताया था प्रियॉन, प्रियॉन में हमने कहा था प्रोटीन कोट तो होगी, इसके अंदर वायरस नहीं होगा। वायराइड में हम आपको बता रहे हैं कि भैया ये तो होगा, न्यूक्लिक एसिड तो होगा, लेकिन इसके चारों ओर प्रोटीन कोट नहीं होगी। बात समझ में आई, देखो वायरॉइड में क्या होगा, वायरॉइड में क्या होगा भैया, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होगा, प्रोटीन कोट नहीं होगी। प्रियॉन में क्या था, सिर्फ प्रोटीन कोट होगी जो रोग फैला रही होगी, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा। वायरस में भैया दोनों चीजें कंप्लीटली पाई जाएंगी। बात समझ में आ गई, समझो। ये हमारा सिर्फ गोला है तो ये क्या है हमारा, पी, पहला स्टेप है, यानी पी यानी क्या है, प्रियॉन है। ठीक, दूसरी बात, ये हमारी दूसरी चीज है, सिर्फ ये क्या है, ये हमारा न्यूक्लिक एसिड जो रोग फैला रहा है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वायरॉइड है, वायरॉइड है। जबकि ये दोनों अगर मिल जाए हमारे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वायरस। ठीक है, याद रख लोगे तीन चीजें, ये सिर्फ प्रोटीन कोट है तो प्रियॉन, पी फॉर प्रोटीन कोट, पी फॉर प्रियॉन, आराम से याद हो जाएगा। खाली अगर है
भैया न्यूक्लिक एसिड तो क्या है, वायरॉइड, दोनों है अगर तो वायरस। अब तो आराम से याद रहेगा। वायराइड से होने वाला रोग यानी जो खाली न्यूक्लिक एसिड था उससे रोग कौन सा फैला, जिसके बाहर न्यूक्लिक एसिड नहीं है, तो भैया पोटैटो स्पाइंडल फाइबर लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, रट लो। हिस्ट्री की बात कर दिया जाए प्लांट पैथोलॉजी में, भैया KR कीर्तिकर जो थे ये भैया फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, फंजाई की खोज की थी इंडिया में। ठीक है, पहले भारतीय वैज्ञानिक KR कीर्तिकर थे जिन्होंने क्या किया, फंजाई इन इंडिया खोज किया। इजे बटलर बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे, इनकी किताब ही इंपॉर्टेंट। पहली बात तो फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट इन्होंने खोजा था। फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी कौन है, इजे बटलर है। भारत में प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन है, इजे बटलर हैं। विश्व में पूछा जाए तो कौन है, डिबेरी। ठीक है, बटलर भारत में और डिबेरी, इंटॉन डिबेरी कहाँ पर, विश्व में है। ठीक है, फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट किसने किताब लिखी थी, इजे बटलर ने। केसी मेहता एक भैया हमारे आगरा के साइंटिस्ट थे, केसी मेहता जी। अब मेहता जी ने क्या किया, व्हीट में जो रस्ट हैं उनका भैया क्या किया, केसी मेहता ने डिजीज साइकिल खोज निकाला। ठीक है भैया, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट हो गए। बीबी मुंडकर ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मुंडकर भाई ने क्या किया, ही स्टार्टेड वर्क ऑन कंट्रोल कॉटन विल्ट, कॉटन भैया सूख जा रहा था, थ्रू द वर्टिकल असिस्टेंट के थ्रू कॉटन क्या हो रहा था, सूख जा रहा था। तो भैया इन्होंने क्या किया, वहाँ पर भैया क्या किया, उसी को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने तकनीकी लगाई। द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मुंडकर टू प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया विल रिकमेंडेड थ्रू द इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी। इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी ने इनके काम को ऑब्जर्व किया और उन्होंने एक पत्रिका इनकी प्रकाशित करवाई, इंडियन फाइटोपैथोलॉजी। 1948 में इनको क्या किया, सिंगल हैंडेड जर्नल इनको दे दिया गया, इंडियन फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, इन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था फंजाई एंड प्लांट डिजीज। देखो 2 किताबें हो गई, किताबें भी इंपॉर्टेंट हैं। फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट, जब इन प्लांट आ रहा है तो इजे बटलर। ठीक है, जबकि फंजाई एंड प्लांट डिजीज अगर आ रहा है, इन गायब हो गया, तब भैया कौन है, मुंडकर। मुंडकर में इन नहीं आएगा। ठीक है, याद रखना, किताब का नाम ऐसे ही आ जाएगा, आप दोनों में कंफ्यूज रहेंगे। फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट तो कौन है, बटलर। फंजाई एंड प्लांट डिजीज तो भैया कौन है, मुंडकर। ठीक है, याद रख लेना भैया, इजे बटलर जो है, बटलर भैया जो था बहुत बटलर आदमी था। ठीक है, तो फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट इसने लिख दी। ठीक है, इन गायब कर दो भैया तो किसकी हो जाएगी भैया, हो जाएगी बीबी मुंडकर यानी फंजाई एंड प्लांट डिजीज। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज की अगर बात किया जाए भैया, तो क्लासिफिकेशन के तौर पे अगर देखेंगे तो इंडेमिक डिजीज हैं, ठीक है, एपिडेमिक है, स्पोरेडिक है और पैंडेमिक है। इंडेमिक की अगर बात की जाए, व्हेन अ डिजीज इज मोर टू लेस constantly present from the year to year, moderately to sever from the particular country or state of area। देखो कहने का मतलब इंडेमिक का मतलब क्या है, एक भैया ये क्षेत्र है, मान लो ये पूरा विश्व है, ये मान लो ये पूरी धरती है, धरती के ये एक कोना है। ठीक है, ये एक धरती किनारा है, एक रोग है ऐसा जो हर साल यहाँ लग ही रहा है, यानी साल दर साल फिर यहीं लग रहा है, फिर और कहीं फैल ही नहीं रहा, बार बार यहीं घुमा फिरा के जो फिर होना है फिर यहीं हो गया, फिर होना है फिर यहीं हो गया। मतलब उसने क्या किया, जगह ये पसंद कर ली, पर्टिकुलर प्लेस पसंद है उसको। ठीक है, तो जब एक पर्टिकुलर प्लेस पे हर साल जो है एक रोग हो जा रहा है तो ऐसे रोग को हम बोलते हैं इंडेमिक डिजीज। यहाँ पर क्या है, मतलब जगह सेम है, जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, when disease is more or less constantly present from the year to year, moderate to severe from particular part of country, state और classified endemic to this area, तो उस एरिया में क्या हो जाएगा, endemic disease हो जाएगा। mean prevalent and confirmed to the particular area, district या लोकेशन पे भैया वो क्या हो जाएगा, endemic हो जाएगा। ठीक है, यानी क्षेत्रीय। endemic को हिंदी में क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय, उसी क्षेत्र का वो रोग है इसीलिए वो क्या है, endemic है। ठीक है, इसके अलावा एपिडेमिक का क्या मतलब है, दिस डिजीज व्हिच अकर्स वाइडली इन सेवर बट पीरियडिकली। अब भैया देखो कुछ रोग ऐसे हैं जो ओकेजनली होते हैं, ठीक है, मतलब फैलेंगे पूरे हर जगह, लेकिन जैसी इन्वायरमेंट उनको चाहिए उसी इन्वायरमेंट में पैदा होंगे। यानी जब उनको वैसा पीरियड होगा साल के एक फेज़ में, यानी देखो एक साल है, ये मान लो एक पूरा एक साल है, तो एक महीने में एक रोग हो रहा है, ये उसी महीने में होगा, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो कहीं भी सकता है, यानी विश्व भर में यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, लेकिन उसका टाइम पीरियड अगर फरवरी है तो फरवरी में ही होगा। यानी यहाँ पर क्या है, समय निश्चित है।
जगह निश्चित नहीं है वहां पर। देखो जो एंडेमिक थे, यहां पर क्या था, प्लेस निश्चित था। एपिडेमिक है, समय निश्चित है। स्पोरेडिक जो हमारे होते हैं अकर्स एज वेरी इरेगुलर, इरेलेवेंट एंड लोकेशन। भैया ये हमारा बहुत इरेगुलर भी है और इरेलेवेंट लोकेशन पे भी है, यानी अलग अलग जगह पे भी हो सकता है, अलग अलग समय पर भी, तो उसे बोलेंगे क्या, स्पोरेडिक डिजीज। और भैया जो ऐसा रोग होता है जो बहुत बड़े पैमाने पर पूरे विश्व में फैल जाए उसे हम लोग पैंडेमिक बोलते हैं। जैसे आप कोरोना वायरस अभी देख रहे थे, कोरोना को क्या पैंडेमिक महामारी घोषित कर दिया गया था ना, तो वही हमारा क्या है, पैंडेमिक हो जाएगा। बात समझ में आ गई। देखो पहला हमने क्या बताया था, इंडेमिक। इंडेमिक में हमने बताया था प्लेस निश्चित रहेगा। दूसरा हमने बताया इपिडेमिक। इपिडेमिक में समय निश्चित रहेगा, प्लेस नहीं। ठीक है। स्पोरेडिक, ना समय निश्चित रहेगा ना प्लेस निश्चित रहेगा, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा पैंडेमिक हमने बताया पूरे विश्व में फैल जाए या बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाए, तो ऐसे रोगों को हम पैंडेमिक बोलते हैं, यानी महामारी बोलते हैं। ठीक है। ये हमारे कुछ रोग के प्रकार थे। अब हम लोग कुछ रोग के जो टाइप्स हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं। तो भैया बात कर ले हम लोग डाउनी मिल्ड्यू की। द सुपरफिशियल ग्रोथ ऑफ पैथोजन इज अ कॉटनी और डाउनी लेयर ऑफ लीफ सरफेस। देखो ये पत्ती हमारी होगी, इस पत्ती का निचला सिरा जो होगा, इधर ये धारियां जो है साफ साफ दिख रही होती। पत्ती को जब पीछे पलटेंगे तो इसी पत्ती पर हमको क्या दिखाई देगा, कुछ भैया कॉटन टाइप का, यानी ऐसे ऐसे देखते हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद कॉटन दिखाई देता है। तो ये भैया हमारा जो सफ़ेद सफ़ेद कॉटन दिखाई देता है वही हमारा क्या होता है, यही हमारा डाउनी मिल्ड्यू का लक्षण होता है। सुपरफिशियल ग्रोथ हो जाएगी किसकी, पैथोजन की, कॉटन के रूप में, यानी हल्का सा रुई जैसा दिखाई देगा कहाँ पर, डाउन लेयर ऑफ लीफ सरफेस पर। तो हम समझ जाएंगे क्या, डाउनी मिल्ड्यू है। डाउन लेयर पे हो रहा है इसलिए डाउनी मिल्ड्यू है। याद रखना कैसा दिखेगा, कॉटनी दिखेगा, यानी हल्का हल्का रुई जैसा। हमको सफ़ेद सफ़ेद आप कई बार देखे होंगे प्लांट्स में, कई बार बाजरा वगैरह में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है हमको। दूसरा हमारा पाउडरी मिल्ड्यू है। अब इसमें पाउडरी से नाम से समझ में आ रहा, पाउडर जैसा अपीयरेंस होगा, यानी डस्ट यानी चूरन जैसा, पाउडर जैसा हमको कुछ कुछ दिखाई देगा। फंगस दिखाई देगा कहाँ पर, अपर सरफेस ऑफ प्लांट, यानी प्लांट जो हमारा है, पत्ती की बात नहीं कर रहा, वहाँ पत्ती की बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ प्लांट की हम लोग बात करें। प्लांट के जो अपर पोर्शन है, इस प्लांट के अपर पोर्शन पर हमको क्या दिखाई देगा भैया, चूरन जैसा दिखाई देगा, यानी पाउडर दिखाई देगा हमको। इसे हम बोल देंगे क्या, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया है। ठीक है। इसके बाद बात कर लें रस्ट की। तो रस्ट भैया हमारे रस्ट अपीयरेंस आर अपीयर एज रिलेटिवली स्मॉल पॉस्यूल ऑफ स्पोर्स। अब यहाँ पर छोटे छोटे हमको स्पोर्स दिखाई देंगे। दो प्रकार के रस्ट होते हैं, एक तो आटोसियस, एक तो हेट्रोसियस। आटोसियस रस्ट वे होते हैं जो कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल ऑन द सेम होस्ट। जैसे मान लो एक भैया हमारा क्या है, रस्ट है जो अलसी में लगता है। किसमें, अलसी। अलसी का पेड़ जानते हैं आप लोग, लेंसीड बोलते हैं इंग्लिश में। तो अलसी में जो रस्ट लगता है वो क्या करता है, अपना पूरी जिंदगी इसी अलसी के पेड़ पर ही बिता देगा। ठीक है। पूरी जिंदगी कहाँ पर बिताएगा, अलसी के पेड़ पर। हेट्रोसियस रस्ट होते हैं, इसलिए आटोसियस है। आटो मतलब एक ही पे रहेगा, हेट्रोसियस यानी बदल बदल के मतलब द रस्ट विच रिक्वायर्स अल्टरनेट होस्ट और कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। मतलब जो गेहूं का रस्ट है, अब ये गेहूं पर पाया जाएगा, लेकिन जैसे गेहूं कट गया, गेहूं कटाई हो गई, उसके बाद ये क्या करेगा, अल्टरनेट होस्ट ढूंढ लेगा, किसी न किसी और पे जिंदा रहेगा। ठीक है। उसके बाद फिर जब गेहूं लगाओगे तो फिर ये शिफ्ट होकर गेहूं पे आ जाएगा। कहने का मतलब ये क्या करेगा, अल्टरनेट होस्ट ढूंढता रहेगा। इसे बोलते हैं हेट्रोसियस रस्ट। आटोसियस रस्ट अगर उसको अलसी ना मिले तो भूखा मर जाएगा, लेकिन वो कुछ खाएगा नहीं। लेकिन हेट्रोसियस वाले बहुत कलाकार होते हैं, ये भैया अल्टरनेट होस्ट अपना ढूंढ लेते हैं, अल्टरनेट अपना ढूंढ लेते खाना। ठीक है। इसके बाद एंथ्रेक्नोज की बात कर लें। अल्सर लाइक लीजन्स ऑन स्टेम एंड पॉड्स। अल्सर मतलब क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं, फोड़ा। ऐसे फोड़े फपोले टाइप के हमको कहाँ पर दिखने लगे, जो हमारे स्टेम है यानी तना है, तने पर हमको फोड़ा फपोड़ा टाइप का इसे दिखने लगेगा। ऊपर से फोड़े जैसा दिखेगा, पेड़ के फोड़ा हो गया है। तो पेड़ के फोड़ा हो जाए तो क्या हो गया, एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज क्या होगा, पेड़ के फोड़ा। ठीक है। अब इतना तो याद ही रख सकते हो, मतलब इतना आम तरीके से समझ लो कि भैया पेड़ के फोड़ा हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंथ्रेक्नोज बोलते हैं। स्मट की अगर बात करें, चारकोल जैसा, सूटी यानी पाउडर जैसा, चारकोल जैसा हमको पाउडर दिखाई देगा। ठीक है। काले रंग का एकदम चारकोल जैसा हमको पाउडर दिखाई देगा। और ये कहाँ पर दिखाएगा, प्लांट सोज अ ब्लैक और पर्पलिश ब्लैक डस्टी मास कंपाउंड ऑन द फंगस स्पोर पर्टिकुलरली इन द
ओव्यूलरी पार्ट ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स, जहाँ पर फूल वगैरह पाए जाते होंगे उसी एरिया में हमारा क्या पाया जाएगा, एकदम काला चूर्ण हमको दिखाई देगा, चारकोल वाला, चारकोल जैसा काला चूर्ण हमको दिखाई देगा। इसे हम जान जाएंगे हमारा क्या है, स्मट है। ठीक है, बात समझ में आई। इसके अलावा व्हाइट ब्लिस्टर डिजीज एक होता है, ये भैया हमारा मुख्यतः होता किस में है, क्रूसीफेरी वाले प्लांट्स में होता है। यानी हमारा किस में हो सकता है, जैसे हमारा क्रूसीफेरी यानी हमारा गोभी वर्गीय सभी फसलों में हो सकता है, सरसों में हो सकता है। ठीक है, इनमें सब में पाया जाएगा या। ठीक है, आगे बात कर लें अगर हम, तो भैया जो हमारा क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी है, इसमें हमारा व्हाइट ब्लिस्टर जो लगता है, ये भैया हमारा किस में लगता है भैया, न्यूमरस। ये हमारा दिखता कैसा है, लीव्स ऑफ क्रूसीफर प्लांट में बी फाउंड एज न्यूमरस व्हाइट। जो हमारी पत्तियां होंगी, जैसे सरसों की बात कर लें या बात कर लें हम लोग मूली की, या बात कर लें हम लोग इस प्रकार की जितनी भी हमारी हैं, ठीक है, गोभी वर्गीय वाली सब्जियां, उनमें क्या होगा, पत्तियां हमारी जो होंगी वो सफ़ेद हमको दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, जगह जगह पर सफ़ेद धब्बे दिखाई देंगे। लाइक पास्यूल विच ब्रेक ओपन एंड एक्सपोज व्हाइट पाउडर। अब उन्हीं को जब हम देखेंगे ध्यान से, तो वहाँ पर व्हाइट पाउडर भी हमको दिख जाएगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं व्हाइट रस्ट भी बोलते हैं या व्हाइट ब्लिस्टर भी बोलते हैं। एल्बिगो कैंडिडा से ये होता है। ठीक है, इसके अलावा स्कैब हमारा क्या होगा, ये हमारा भैया बहुत ज़्यादा किसमें लगता है, एप्पल में बहुत फेमस बीमारी है एप्पल स्कैब। किसके कारण होता है, वेंचूरिया इन अक्वाइलिस के कारण ये होता है। वेंचूरिया इन अक्वाइलिस के कारण एप्पल में स्कैब होता है। होता क्या है इसमें, एप्पल में, रेफर्स टू अ रफ एंड और क्रस्ट लाइक लीजन्स। अब भैया क्रस्ट जैसे मतलब परत जैसी पाई जाती है। ठीक है, परत जैसी संरचना पाई जाती है। फ्रिकल्ड अपीयरेंस ऑफ द डिजीज ऑर्गन, जो हमारा फ्रिकल्ड अपीयरेंस पाई जाएंगे हमारे किसमें, जहाँ जिस अंग में रोग लगा होगा वहाँ पर। ठीक है, क्रस्ट जैसा परत जैसी चढ़ जाएगी। इसके अलावा स्क्लेरोटिया में हमारा क्या होता है, एक कॉम्पैक्ट ऑफन हार्ड स्मॉल डॉर्मेंट फंगस माइसीलियम। स्क्लेरोटिया हमारा क्या कहलाता है, तो स्क्लेरोटिया मतलब क्या होता है भैया, जो हमारा एक प्रकार का फंगस है, फंगस माइसीलियम है, जो हमारा हार्ड होगा, ऑफन ही हार्ड होगा या फुल्ली हार्ड होगा, मतलब कॉम्पैक्ट होगा थोड़ा सा, उसे हम लोग स्क्लेरोटिया बोलते हैं। फाइलोडी हमारी तिल की बहुत फेमस बीमारी है। किस में लगती है, फाइलोडी तिल में लगती है। किसके कारण, माइकोप्लाज्मा के कारण ये होती है, याद रखना। तिल में फाइलोडी लगता है, किसमें, तिल में, सिस्मम में। और होता किसके कारण है, कई बार पूछा गया किसके कारण होता है, माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। होता क्या है ये, इट इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम ऑफ सीसम यानी तिल एंड पर्ल। मिलेट में भी, बाजरा में भी लगता है, बाजरा और तिल में फाइलोडी हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल पार्ट, इसमें क्या होता है, जो फूल होता है उसका क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इन ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर, हरी हरे मतलब जो फूल होते हैं वो हरी पत्तियों में बदल जाते हैं, इसे हम बोलते हैं फाइलोडी। इटियोलेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एटियोलेशन में हमारा होता क्या है, दो चीज़ें होती, देखो ये हमारा एटियोलेशन हो चाहे क्लोरोसिस हो, दोनों में क्या होंगी, हमारी पत्तियां हो जाएंगी पीली, लेकिन कारण दोनों का अलग अलग है। एटियोलेशन में क्या होता है, ग्रीन कलर खत्म हो जाएगा। किस कारण से खत्म हो जाएगा, क्योंकि पेड़ हमारा बहुत देर तक कहाँ रहा है, छाँव में बना रहा है, उसको धूप ही नहीं मिली। जब उसको सूरज की धूप नहीं मिलेगी, जब सूरज की धूप नहीं मिलेगी तो भैया क्या होगा, क्लोरोफिल उसका खत्म हो जाएगा, क्लोरोफिल उसका खत्म होने लगेगा। इसके कारण पत्ते, जो हमारा प्लांट है कैसा दिखने लगेगा, मतलब कलरलेस दिखने लगेगा, ग्रीन कलर उसका गायब हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं क्या, इटियोलेशन बोलते हैं। ठीक है, वहीं अगर लैक ऑफ क्लोरोफिल हो जाए तो भैया पत्तियाँ पीली पड़नी पड़े तो उसे हम क्लोरोसिस बोलते हैं। ठीक है, यानी क्लोरोफिल की कमी से पत्ती पीली हो तो क्लोरोसिस, धूप की कमी से पत्ती पीली हो तो एटियोलेशन। बात समझ में आ गया, आगे बात कर लो। एक्सुडेशन क्या होगा, masses of bacterial cell ooze out of the surface affected plant part and from some drops and smear is called exudation। क्या होता है, masses of bacterial cell ooze, देखो जो बैक्टीरियल सेल हैं वो बहुत सारी सेल्स इकट्ठा हो गई एक जगह पर। ठीक है, जब बहुत सारी सेल्स एक जगह पर इकट्ठा हो गई तो यहाँ पर क्या होगा, ड्रॉप्स या स्मीयर बना देंगी, इसी को हम बोलेंगे क्या, एक्सुडेशन। यानी बहुत सारी बैक्टीरियल सेल एक जगह पर इकट्ठा होकर क्या बना देती हैं, एक्सुडेशन बना देती हैं। क्लोरोसिस आपको बता दिए। निक्रोसिस में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, डेथ ऑफ सेल्स। क्या हो जाएगा, डेथ ऑफ सेल या टिश्यू हो जाए तो उसे हम बोलेंगे क्या, निक्रोसिस बोलेंगे। सेल या टिश्यू की डेथ हो जाए तो क्या बोलेंगे, निक्रोसिस बोलेंगे। हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉफी दोनों एक जैसे शब्द हैं। हाइपर का मतलब समझते हो ना, हाइपर कह रहे का है, हाइपर हो रहे हो। हाइपर मतलब होता है ज्यादा, बहुत ज्यादा।
ठीक है, ओवर हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो हाइपर बोला जाता है। प्लेशिया और ट्रॉफी में क्या क्या अंतर है, देखो जब भैया क्या हो नंबर, यानी देखो एक ये जगह थी, ठीक है, यहाँ पर क्या था कुछ सेल्स थी, ठीक है, इसी के कारण ये ऑर्गेन, मान लो एक ऑर्गेन है, इसमें इतनी सेल्स हैं। अब क्या हो इस सेल्स में, मतलब इस जगह जो है सेल्स की संख्या बढ़ने लगे, क्या हो इस सेल्स की संख्या जितनी थी उससे ज़्यादा हो जाए, तब क्या होगा फूलने लगेगा ना। मान लो सेल्स की संख्या बढ़ गई तो ये क्या होगा, उसका एरिया बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो ये भैया एरिया गुल्लर जैसा निकल आएगा पेड़ के अंदर, तो इसे बोलेंगे हाइपरप्लेसिया। जब क्या होगा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएं, जिसके कारण देखो क्या हो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, एबनॉर्मल इंक्रीज इन साइज, साइज एबनॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि सेल बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा सेल्स बढ़ रही हैं, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे हाइपरप्लेशिया। वहीं अगर मान लो यहीं पर सेल जो थी ही पहले से थी, इन्हीं का आकार बड़ा होने लगे, साइज ना ज़्यादा हो, संख्या ना बढ़े, क्या हो आकार सेल का बड़ा हो जाए, इसके कारण इरेगुलरिटी आ जाए, तो उसे बोलेंगे हाइपरट्रॉफी। बात समझ रहे हो, प्लेसिया में संख्या बढ़ रही थी जिसके कारण इरेगुलर शेप हो रहा था, हाइपरट्रॉफी में क्या हो रहा है आकार बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है भैया इरेगुलर शेप हो रहा है। बात समझ में आ गया, हाइपरप्लेशिया में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गया, हाइपरट्रॉफी में साइज ऑफ सेल बढ़ गया, ठीक है, इसके कारण इरेगुलर शेप बन गया, बेकार शेप बन गया। कर्ल क्या होता है, लीव्स आर आर्क्ड ट्विस्ट एंड कर्ल अपीयरेंस। कर्ल मतलब भैया क्या पत्ती जो है क्या मैं, जैसे ये मान लो इसे पत्ती थी, अब पत्ती क्या हो लीफ पूरी गोल गोल होके ये ऐसे बन जाती है ना, सिंगल ऐसे ऐसे पत्ती है, क्या है इसमें सब फोल्ड हो गई हैं, ठीक है, यहीं पर फोल्ड हो जाए पूरी पत्ती, उसे कर्ल बोलेंगे। विल्ट मतलब होता है सूखना, यानी भैया पानी की कमी के कारण क्या हो पत्ती मतलब पौधा सूखने लगे, लीव्स सूखने लगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है पानी पहुँच नहीं पा रहा है, तो इसे हम लोग विल्ट बोल देते हैं। डैम्पिंग ऑफ में क्या होता है, यह नर्सरी में लगने वाला रोग है। नर्सरी में होता है क्या जो स्टेम है, तना है, यही क्या होता है सड़ जाता है। सीड मतलब सीडिंग हमने की यानी जब, तब ये क्या ये छोटी सी हमारी क्या सीडलिंग तैयार हुई, लेकिन यहाँ से जब तना क्या हुआ यही सड़ गया तो ये झुक जाएगा। देखो ये मान लो एक प्लांट हमने, ये हमारी जड़ है, ठीक है, ये हमारी ज़मीन है, ठीक है, यहाँ जड़ है। अब इसमें क्या हो रहा है भैया, ये यहाँ पर तने में क्या हो गया तना विगलन, हिंदी में बोलते हैं डैम्पिंग आपको तना विगलन, यहाँ पर तना ये सड़ गया, तब ये क्या होगा भैया जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये क्या हो जाएगा ज़मीन में गिर जाएगा, पूरा ये वाला पोर्शन जो होगा क्या ज़मीन में गिर जाएगा। यही हमारा हो गया डैम्पिंग ऑफ। किसके कारण होता है, पाइथम ओफानी डर्मेटम के कारण होता है। किसमें होता है, नर्सरी में लगने वाला रोग है, ठीक है, जिनमें जिनमें नर्सरी हम लोग आते हैं नर्सरी में ही रोग हो जाता है। ब्लाइट की अगर हम लोग बात कर लें तो भैया ब्लाइट हमारा क्या होता है, बर्न यानी झुलस जाए। ब्लाइट मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं झुलसा, और झुलसा से आप समझ सकते हैं क्या एकदम बर्न हो जाए, जल जाए, प्लांट का कोई पार्ट जला हुआ हमको दिखाई दे तो मतलब क्या है ब्लाइट है। डेड एरिया इन द बार्क, यानी छाल जो है उसकी, जो प्लांट की जो छाल ऊपर वाली बार्क पाई जा रही है, यानी लकड़ी की जो छाल पाई जा रही है वही हमारी क्या हो, अगर उसमें कॉर्टेक्स सिस्टम में वही हमारी डेड करने लगे तो इसे हम बोलते हैं क्या कैंकर। ये हमारे नींबू में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, सिट्रस कैंकर, ठीक है, उसकी छाल ही क्या हो जाती है डेड करने लगती है, ठीक है, सिट्रस कैंकर। डाई बैक हमारा क्या होता है, ड्राइंग ऑफ ट्विंग्स ऑफ ब्रांचेज एंड प्लांट एंड टॉप बैकवर्ड, यानी प्लांट हमारा पूरा सूखना शुरू हो जाए, पानी की कमी कारण हो या किसी भी कारण से, उसे हम लोग बोलते हैं क्या डाई बैक, ठीक है। अब हमारा जो है ये यूनिट 1 हमने आज ख़त्म कर दी है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग भी देखने में दिक्कत होगी, ठीक है। कल हम लोग फंजाई से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास को। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बहुत दिन बाद वीडियो पड़ा है तो सब लोग का एक काम है, सब लोग कम से कम शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगा दें, जिससे लोगों को पता चल जाए कि ये वाली सीरीज़ फिर से स्टार्ट हो गई है। ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तभी ज़्यादा लोग देख पाएंगे, ठीक है। आपसे बस इसी हेल्प की हम उम्मीद रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।